क्या फुटिंग आई थी उसकी, बैलेंस शीट का टोटल कितना आया? 13,000। पक्की बात है? चलेंगे भाई, 13,000 आ गया था, ये तो बात समझ आ गई। अच्छा, आप सबको इस चीज में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई कि हम डे 1 पे इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं दिखाते हैं? ऐसा ही है? हाँ जी, डे 1 पे इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं दिखाते? हाँ जी, क्या ये सही कह रहा है भाई? क्या ये सही कह रहा है कि ऐसा लगेगा कि अपने शेयर इशू करके अपने आप में इन्वेस्टमेंट की हुई है? तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको नहीं भी हटाता तो क्या बैलेंस शीट आउट हो गई थी? क्या बैलेंस शीट मैच थी? पर वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को खराब कर रही थी। यानी प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी का मतलब ये है कि सिंगल एंटिटी अपने आप में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। हमने इन्वेस्टमेंट को कटा दिया, चलो मेक सेंस। एक बात तो ये हो गई। चलिए जी, दूसरी बात। पवन कहाँ गया? पवन ये रहा। पवन, दूसरी बात मुझे बताओ कि शेयर कैपिटल हमने क्यों एलिमिनेट किया था? हाँ कश्यप, वही पूछा है मैंने पवन से। पवन, शेयर कैपिटल क्यों एलिमिनेट किया था? तू ही एक पवन, जल्दी। पवन, हमने शेयर कैपिटल को क्यों एलिमिनेट किया था? हमने अपने शेयर इशू किए हुए या हमने अपने आप को शेयर इशू किए थे? अच्छा, मैंने पिक्चराइजेशन करके बताई थी तुम सबको। मैंने कहा था दो अलग अलग कंपनीज हैं, तो देखो एक ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, दूसरे ने शेयर इशू किए हुए, ऐसा है। पर जब व्हेन इट बिकम्स अ सिंगल एंटिटी तो ऐसा लगता है कि अपने आप को शेयर इशू किए हुए और अपने आप में इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये बात याद आ रही है? तो हमने शेयर कैपिटल को भी क्या किया था? एलिमिनेट किया था। ऋषम, आवाज बिल्कुल सही है। बाकी बच्चों को आपके यहाँ शायद इशू हुआ, वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर ले। बाकी सबको क्लियर है? ओके, आगे सुने। फिर मैंने ये कहा था कि रिटेन अर्निंग भी मैंने एलिमिनेट की थी। अच्छा, तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अली, रिटेन अर्निंग को एलिमिनेट करने का लॉजिक क्या है? वो हमारा कमाया हुआ पैसा है या कमाया हुआ पैसा नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप खुद भी सोचें, आप किसी कंपनी को उसकी औकात के लिए पैसे दे रहे हैं, उसकी इक्विटी के लिए ना, और उसकी इक्विटी में एक बच्चे ने बड़े अच्छे सवाल पूछा मुझसे, मैंने बोला सबसे शेयर करूंगा। एक बच्चे ने मुझसे एक बच्चों वाला सवाल किया कि सर, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्विटी तो होता है, तो मैं अगर इक्विटी पिक कर रहा हूं तो वो उसका लिंक बता दें कि क्या मकसद है ये। भाई मैंने आपको दो तरीके सिखाया ना, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करो, दिस बिकम्स इक्वल टू इक्विटी। तो मैंने कहा उस बच्चे को व्हाट्सएप पे, मैंने कहा भाई ये बात सुनो, इक्विटी का मतलब क्या है? या तो लगाए हुए पैसे, या तो आज तक के कमाए हुए पैसे, या तो आज तक के। अभी सुनो, किसी भी कंपनी की वैल्यू दो तरीके से निकलती है, जितने लगाए थे ऊपर कमाए कितने। एक बंदा मिनिमम अपनी चीज उतने में देगा ना जितने उसने लगाए थे, और जितने उसके ऊपर उसने, तो तभी तो उसकी वैल्यूएशन होती है। और ऊपर जो भी देगा वो गुडविल के होंगे। ये बात हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। अब सुनो, उसने मुझसे सवाल किया, मैंने बोला भाई इक्विटी का मतलब ये है लगाए हुए पैसे और आज तक के कमाए हुए पैसे। तो तुम सोचो, तुमने बीइंग अ बायर, तुमने बीइंग अ इन्वेस्टर, क्या उसको दो चीजों के पैसे दिए थे? एक तो उसके लगाए हुए पैसे, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ योर सब्सिडरी, और दूसरे उसके कमाए हुए, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग ऑफ योर सब्सिडरी। तो मैं तुमसे यही तो पूछ रहा था कल। मैंने कहा जो सामने वाली कंपनी को तुम पैसे दे रहे हो वो दो तरीकों के लिए दे रहे हो, एक तो उसका लगाया हुआ पैसा, दूसरा उसका। तो अगर तुम उसको अपनी रिटेन अर्निंग में दिखाते ना, तो तुम ये शो कर रहे होते कि तुमने आज तक कमाए, जबकि वो तुमने आज तक कमाए नहीं है, वो तुम्हारी जेब से लगे हैं, कमाएंगे इसके बाद से। पहले बताओ, उस 13,000 वाले ने क्वेश्चन नंबर 3 में कोई मसला? कोई भी नहीं है? एनीवन, कोई भी इतना सा भी इशू हाथ क्या पूछो। हमें इस बैच को 100% पास करना है, सही है जी, और इसी जुनून के साथ। चलिए जी, वेरी गुड, आगे। और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर उसमें तो कुछ है ही नहीं, ना फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है ना गुडविल है। बिल्कुल ऐसा ही है, आगे सुने। कश्यप कह रही है सर जो हम शेयर कैपिटल लेकर आए हैं वो कहाँ गया? किसका लेके आए? कैपिटल? कैपिटल तो लाए नहीं है। क्या उसका कैपिटल लाए थे या हमने एलिमिनेट कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। तो फिर कैपिटल नहीं तो क्या? कश्यप जल्दी बताओ। एलिमिनेट कर दिया था ना वो तो। सही है। कश्यप एग्जैक्टली पूछे, क्या पूछ रही हो? जैसे बिजनेस स्टार्ट होते ही
मैं यही तो कह रहा हूँ बच्चों, सुनो, मैं यही तो कह रहा हूँ, वो एक अलग कंपनी है, वो अपने हिसाब से चल रही है उसका। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने कंसोलिडेशन की बहुत अच्छे से जवाब देना इस बात का। तुम लोगों ने, सुनो कश्यप, तुम्हारी बात में समझ गया क्या पूछना चाह रही हो। वो कह रही है कि भाई वो कंपनी तो चल रही है ना। अब सुनो, तुमने कंसोलिडेशन जो की है, क्या उस कंसोलिडेशन से सिर्फ एक बात का जवाब दो कश्यप और तुम सब, क्या उस कंपनी का वजूद खत्म हो गया है या वो अपनी जगह है? अच्छा वो अपनी जगह है, पहले तो बताओ ये बात पे कोई, उस कंपनी का अपना वजूद है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो उसका वजूद है, उसका कैपिटल खत्म नहीं हुआ, उससे फिर आपने क्यों खत्म किया भाई? जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। क्या आप ये बोल रहे हो उसका जितना भी सरमाया है वो मेरा है, तो उसमें कैपिटल तो हटा रहे हो, फिर लॉजिक बता दो उसको कैपिटल हटाओगे क्यों? क्योंकि आपको लगेगा, वरना अपने आप को शेयर इशू किए है। बात समझ आई कश्यप? ये बात क्लियर है? बोलिए हाँ यस सर, आप समझ आ गया, बात क्लियर है भाई। यानी सर उस कंपनी का वजूद खत्म, ये सिर्फ किस लिए हुआ था? फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। तो ऐसे तो तुम बोलो सर वो तो रिटेन अर्निंग भी खत्म हो गई, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसोलिडेशन। अच्छा एक आखिरी चीज जो हम रिवाइज करें और फिर आगे चलते हैं, मुझे सिर्फ एक बात पे जवाब दो प्लीज, सुनना फोकस के साथ। मैंने आपको ये बताया कि अगर एक चीज जो सब्सिडरी की बुक्स में लेट से 7,000 की है, तुमने कितने में खरीदी? 10,000 में, तो तुमने 3,000 से उसको रीवैल्यू किया था। अच्छा क्योंकि वो तुम्हें कितने की पड़ी? 10 की, तो तुम दिखाओगे भी कितने पे? तो क्या इससे सब्सिडरी की बुक चेंज हो गई है या वो अपनी जगह है? ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसोलिडेशन है। ये एंट्रीज कौन बनाता है? क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है? पेरेंट एंटिटी की। हमने ये कहा था कि हम अपना सरमाया अपने पास दिखाते हैं कि हम इतनी मालियत रखते हैं, क्लियर है? अच्छा अभी भी मैं फिर बता दूं, मैं 100% ओनरशिप सिखा रहा हूँ, पहला दिन सिखाया है, आगे की अकाउंटिंग नहीं सिखाई है। आज हम जाएंगे रिपोर्टिंग डेट पे, तो रिपोर्टिंग डेट पे जाने से पहले मैं कुछ कंसोलिडेशन के स्टेप्स आपको रिकॉल करा दूं। हमारा पहला स्टेप हुआ करता था, लिखिएगा नहीं आपने किया है ऑलरेडी, पहले स्टेप में हम क्या निकालते हैं बच्चों? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। बच्चों यही किया था, नेट एसेट्स निकाले थे सब्सिडरी के एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा नेट एसेट्स के अंदर एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करो या सीधी इक्विटी? सीधी इक्विटी पिक कर लेंगे, कोई पंचायत नहीं है। हमने कहा सर शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, प्लीज सुनिएगा, इन दोनों को बच्चों जब आपने सम किया तो आपको ये जो आंसर मिला था उसको मैंने कहा था बुक वैल्यू, और उसका रीजन तो उसको मैं बुक वैल्यू क्यों कह रहा हूं? ठीक है, उसकी बुक्स में से पिक किया है, ऐसा ही है। अच्छा तो क्या वो इतने पे कंपनी बेचने को राजी होगा या फेयर वैल्यू पे? अच्छा तो इस वाले, प्लीज सुनना, इस वाले चंक में उसके जितने भी एसेट्स हैं वो बुक वैल्यू पे होने किस पे चाहिए? तो क्या मैं 100% से यहाँ पार्ट करूँ या डिफरेंशियल? डिफरेंशियल। तो मैंने कहा भाई आपने यहाँ पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पार्ट की, आपको ये मिल गए फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। यानी सर हमारा पहला स्टेप कंसोलिडेशन का ये है कि आप उस कंपनी की फेयर वैल्यूएशन कर रहे हैं, पहला स्टेप साइड में हो गया। सर दूसरा मैंने कहा सर स्टेप 2 में आप ये देखें कि आपने कहीं गुडविल के पैसे दिए हैं या नहीं। मैंने आपको बखूबी सिखाया था कल की क्लास में, अलग अलग एक खोल के दिखाई थी फिगर। मैंने कहा था तुम उस कंपनी के सारे एसेट्स को लेके आ रहे हो पर साथ साथ उसकी गुडविल भी ला रहे हो, तो उस कंपनी ने तो गुडविल रिकॉर्ड नहीं की हुई थी। कॉस्ट कैन नॉट बी, हम करेंगे कॉस्ट कैन बी, वेरी गुड। मैंने आपको प्रूव किया था कि तुमने जितने पैसे लगाए उतनी मालियत आ रही है एसेट्स और लायबिलिटीज के नाम पे। ओवर एंड अबव जो है वो क्या थी? गुडविल। वेरी गुड यार। इधर हमने कहा भाई स्टेप 2 में आपने निकाल लेनी है गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। अब मैं ये पूछता हूँ, ये बताओ ये कंसिडरेशन जो तुमने पे की है ये कहां से मिलेगी? पेरेंट एंटिटी की बुक से, सब्सिडरी की बुक से, ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट उसने की हुई या तो एंट्री बनाई थी मैंने। अच्छा आपने उसकी बुक्स में से इन्वेस्टमेंट उठा ली। आप लोगों का सवाल तो ये होना चाहिए था सर कि ऐसा भी तो हो सकता है उसने इसके अलावा भी कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई हो, ऐसा है? हो सकता है सर, अभी इट्स टू अर्ली कि आपको उस पर लाया जाए। आगे जाके मैं ऐसे सवाल भी करवाऊंगा जिसमें एक एसोसिएट में भी हुई है, IFRS 9 वाली भी हुई है, सब्सिडी भी हुई है, तो तुम्हें यहाँ पे कौन सी रखनी है? सिर्फ सब्सिडी वाली। तो अब तक जितने भी सवाल कराऊंगा आगे जो 10-12 सवाल है उसमें इन्वेस्टमेंट से किसमें हुई भी होगी? सब्सिडी में।
टू कीप इट सिंपल। सही है। अच्छा भाई, हमने कंसिडरेशन पिक की और यहाँ पे हमने बोला भाई नेट एसेट्स मुझे कितने के मिले। अच्छा, यहाँ पे नेट एसेट्स ये वाले रखूंगा और मुझे यहाँ पे मिल जाएगी गुडविल। बात क्लियर है। और फिर कंसोलिडेशन करते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि इस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को पार करना है, गुडविल को पार करना है, इन्वेस्टमेंट को घटाना है, शेयर कैपिटल को घटाना है और रिटेन अर्निंग को घटाना है। ये सिंपल सिंपल बातें थी जो हमने की थी। अब एक सवाल लेके चलते हैं रिपोर्टिंग डेट पे। ऐसा भी हो सकता है सब्सिडी को सस्ते में परचेज किया, वो आगे बताऊंगा। सही है, उसको हम कहते हैं हमारा गेन, नॉट अ गुडविल। जी हाँ, वापस से बोलो भाई, एक में सब प्लीज सवाल सुनिएगा, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। जी कौन सी बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे? देखो जब आप प्लीज सुनो, पेरेंट एंटिटी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, एक बनाएगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरे बनाएगा। मैं तुमसे पूछूं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखेगी? यस सर दिखेगी, क्योंकि वही बता रही होगी कि मैंने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। पर क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखेगी? तो वरना तो ऐसा लगेगा कि अपने आप में इन्वेस्टमेंट। दोनों कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने, सही है ना? चलिए जी आगे। अच्छा भाई, कासिम कह रहे हैं सर गुडविल नेगेटिव आ जाए तो वो केस होगा बच्चों के मैंने पैसे दिए कम, मुझे चीज मिल गई ज्यादा की, वो कॉन्सेप्ट आगे दूंगा। कह रहे कासिम अभी बिल्कुल गुडविल गुडविल खेलते हैं। सही है, आगे जी। अब हम आ गए रिपोर्टिंग डेट पे। आप प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए भाई, जिसके बाद वर्कबुक है, वरना स्क्रीन पे है ही आपके पास इधर। अब बहुत फोकस होकर सुनना, सही है जी, क्योंकि अब हम उस दिन की अकाउंटिंग कर रहे हैं एक साल बाद की, और आइडियली फाइनेंशियल्स बनते कब है? रिपोर्टिंग डेट पे। तो आप प्लीज यहाँ फोकस करिएगा। मैंने कहा ये बैलेंस शीट दी हुई है 31 दिसंबर 2017 की, सही है जी। इसको मैं यहाँ नाम दे देता हूं रिपोर्टिंग डेट। बिल्कुल हसान, इसके बाद बात करते हैं, मैं हूं यहाँ पे 6 बजे तक, सही है इधर। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये जो पेरेंट एंटिटी है बबलू लिमिटेड, क्या ये बबलू लिमिटेड की बैलेंस शीट तुम्हें जनवरी 1 की दी हुई है या 31 दिसंबर? वेरी गुड, बिल्कुल स्लो। देखो मैं ये बता रहा हूँ, अगले जो 12 सवाल है ना वो तुमने बेसिक ग्रिप कर ली है, फिर तुम्हें बताता हूँ कंसोल होती क्या है। मतलब गेम ही आया, उसके बाद में फ्लुएंट चीज है। ये बेसिक समझो पहले, ये पिक करना है ना। सुनो इधर, मैंने कहा भाई ये रिपोर्टिंग डेट है, यानी एक साल पहले इन बैलेंस शीट की हालत कुछ और होगी। नहीं है बात समझ? देखो 31 दिसंबर पे हूं मैं, और देखो यहाँ पे क्या क्या रहा है, एक्विजिशन कब हुई है, यानी एक साल पहले। सर आपको ये बात तो पता है ना, उस वक्त हालात वाकयात कुछ और होंगे, इस वक्त हालात वाकयात कुछ और। पहले बताओ ये बात क्लियर है? चले आगे सुने। बोल ये है कि भाई बबलू लिमिटेड ने 100% शेयर्स एक्वायर किए हैं पतलू लिमिटेड के, 100%, क्योंकि हमने सीखा भी अभी 100% ही है। आगे, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑल एसेट्स वर इक्वल टू देयर फेयर वैल्यू। यार ये क्यों बता रहा है? बोल रहा है एक्विजिशन जब हमने की थी उस दिन मेरे सारे एसेट्स की कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू के, क्यों बता रहा है? नेट एसेट्स निकालने के लिए वो वैल्यूएशन करेंगे ना, मतलब पैसे तो ऐसे नहीं देते हम। आगे सुनो, एक्सेप्ट अ लैंड हुज फेयर वैल्यू इज रुपीस 1200 अगेंस्ट अ कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीस 600। कहना ये चाह रहा है कि जब तुमने इस कंपनी को एक साल पहले परचेज किया था उस दिन, प्लीज सुनना, ये बहुत अहम बात बता रहा हूँ, उसमें किसी भी कंफ्यूजन हो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बेवकूफाना सवाल भी होगा ना मैं एंटरटेन करूंगा, तुम पूछना, गलती नहीं करना। मैंने आज मतलब जो हमारे गरीब बच्चा होता है उसकी मैंने बात सुनी, मतलब दूसरे उसके दोस्त ने बताया मुझे कि सर वो मैंने ना उसमें शर्म में नहीं पूछा था। यार कैसी शर्म है भाई, अपने करियर के 6 महीने लगाओगे या शर्माओगे? पास तू तो नहीं शर्माता ना, वो तो मुझे पता है। जीडीएन इधर,
अभी बताऊंगा तो कहानी सबको दे दी, रुक जा। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ भाई, वो कह ये रहा है कि जब तुमने इस कंपनी को एक्वायर किया था, प्लीज सुनना फोकस के साथ, तब इसके सारे एसेट्स की कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू की इक्वल थी सिवाय एक एसेट के, लैंड। वो कितने का मौजूद था? होना कितने पे चाहिए? अच्छा, अब मैं तुम्हारा दिमाग मतलब पढ़ना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि उस दिन जब डे 1 होगा, उस दिन तुम एडजस्टमेंट 1200 की करोगे 600 की? 1200 से क्यों नहीं कर रहे? 600 पहले ही शामिल है, मैं और कितना करूंगा? 600। वेरी गुड यार, प्लीज सुनना आगे। अब गेम देखो क्या है, बोल ये रहा है रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वॉज रुपीज 800। कहना ये चाह रहा है कि जब तुमने इस कंपनी को एक्वायर किया था, उस दिन इसकी रिटेन अर्निंग 600 थी। तो सर ये तो यहाँ पे 2000 दिख रही है, एक साल के बाद की है, और ये बता एक साल। अच्छा, हमें वैल्यूएशन अभी करनी है एक साल पहले? एक साल पहले। तो सर वेरी गुड, ये बात तो समझ आ रही है कि भाई उस दिन की 800 इसने बता दिया। अभी आगे तुमने पिक कर लिया तो मजा आ जाएगा, सुनो। देयर इज नो चेंज इन शेयर कैपिटल सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन। बोल रहा है शेयर कैपिटल के अंदर रद्दी बराबर का भी फर्क नहीं है, तो वो जो ऊपर 500 दिया हुआ है, वही 500 कौन से दिन पे लगा होगा? अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूँ, इसने उस दिन की बैलेंस शीट तो दी भी नहीं है, तो उस दिन के नेट एसेट्स कैसे निकालोगे? इक्विटी से। चलो शेयर कैपिटल तो मिल गया, रिटेन अर्निंग कहां से? ये भी आवा, तो क्या हम उस दिन के नेट एसेट्स निकाल सकते हैं? चलिए मुझे सिर्फ एक काम ये करें, आप एक्विजिशन डेट के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू निकाल के दें, सिर्फ एक्विजिशन डेट, और उस दिन की गुडविल निकाल के देना, बस इसके आगे कुछ भी नहीं करना, प्लीज जल्दी से। नाइनटीन हंड्रेड आ रही है या 1600? देखते हैं। अच्छा, 1900 फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। ओके जी, अभी देख लेते हैं। अच्छा भाई सर, हम अपना स्टेप 1 नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, सुनिएगा सर। शेयर कैपिटल कितना लिखूं? रिटेन अर्निंग। अच्छा, इस बात पे तो ईमान रखते हो ना, इन दोनों का सम एसेट्स और लायबिलिटीज का माइनस का नेट होगा। इक्विटी है ना, मैंने बता भी तो सिखाया था, लगाए हुए पैसे और कमाए हुए पैसे। तो उस दिन अगर एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन होते तो एसेट्स को लायबिलिटीज से माइनस करता, तो उसका आंसर कुछ आता 1300। तो हमने डायरेक्टली इक्विटी रख दी, उसका भी आंसर कितना है? 1300। तो सर क्या मैं उसको बुक वैल्यू कहूँ या फेयर वैल्यू? बुक वैल्यू ऑफ कंपनी। अच्छा, फिर हमने सर इसमें एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की लैंड से रिलेटेड, कितनी? 600 की। हमारे नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू आ गई 1900। यहाँ तक तो कोई पंगा नहीं है। मारो सर, क्लास शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, प्लस लिंक कहाँ अवेलेबल होते हैं? अच्छा जी, वैसे अभी तो फिलहाल ग्रुप पे अवेलेबल होते हैं FAR2 के जो रिफ्रेशर के बने हुए, फेसबुक पे भी मैं लगाता रहता हूँ, CS स्टार पे भी। पर आप जब वहाँ पे आप ग्रुप में आ जाएंगे तो आपके पोर्टल पे आएगा लिंक, सही है? पोर्टल पे आया करेगा, अलग से दिखता है ना लाइव क्लासेस का, तो वही है, सही है जी। इधर सर हमारा स्टेप 2 क्या निकाल लेंगे भाई? गुडविल कंसिडरेशन 3500, ये पेरेंट एंटिटी की बुक्स में अपीयर हो रही है। चले जी, तो एलिमिनेट क्यों नहीं हुई? सेपरेट बुक से वहां नहीं होगी एलिमिनेट। अच्छा जी, हमने कहा नेट एसेट्स कितने? 1900, बाकी कितने आगे गुडविल? 1600।
ये आ गई गुडविल। ये तो सर वही काम आपने करवा दिया जो आज तक हम करते हैं, ऐसा ही है। अब सुने, अब आप आज के बाद अपने नेट एसेट्स और सब्सिडरी को उठा के लेके जाएंगे कौन सी डेट पे? रिपोर्टिंग डेट पे। प्लीज सुनना क्या कहना चाह रहा हूँ। यही वो टेक्निकल बातें हैं जो आपने एब्जॉर्ब करनी है। जो रिफ्रेशर वाले हो सकता है उनको थोड़ा सा लग रहा होगा यार बहुत ही स्लो है, बढ़िया कि एक एक चीज क्लियर करनी है। सही है जी, आगे सर। एड रिपोर्टिंग, शेयर कैपिटल चेंज रहा या सेम है? रिटेन अर्निंग कितनी? 2000। ये कितने हो गए? 2500। बहुत ही सुकून से देखना, इधर एक चीज सिखानी है अभी इसमें। अच्छा, अब मैं तुमसे दो बातों का जवाब चाहता हूँ, सुनना इधर प्लीज। देखो सारे काम मतलब इधर देखो, पहले ये हम इक्विटी तो बना लेंगे। अगर मैं एक्विजिशन डेट की बैलेंस शीट बनाता, जो मैं पूछूंगा ना उसको गौर से सुनना ताकि वो कनेक्ट हो सके डॉट्स। सही है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से उसको ब्रेक किया हुआ। सुनो, अगर मैं एक्विजिशन डेट की बैलेंस शीट बनाता जो आज तक सीखी है तुमने, उसमें लैंड 600 पे अपीयर होता है या 1200 पे? मैं कह रहा हूँ 1200 पे, क्योंकि तुम 600 से उसको रीवैल्यू करते तुम्हारी जेब से ज्यादा गए। वापस सुनो, तुमने अभी वापस से कोई मसला नहीं, यही तो कह रहा हूँ। ये वो बेसिक बेसिक बातें हैं जो हमें याद आनी, क्योंकि आगे दो दो पेज के सवाल है, तो फिर इसलिए हमें बेसिक बेसिक उसमें ऐड करना है। जस्ट लाइक कैश फ्लो। वापस से एक एक करके सुनो। मैंने कहा कि अगर तुम डे 1 पे इसकी बैलेंस शीट बनाते, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कंसोलिडेशन करते, तो पहले बेसिक बात बताएं, आप इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट कर देते, शेयर कैपिटल को कटा देते, रिटेन अर्निंग को कटा देते। वो लॉजिक मुझे पता है, पर क्या अपने पीपी को रीवैल्यू करते? सब्सिडी करते या तुम? हम करते। अच्छा, फिर 600 से किस पे लेके आता? अगर ये अकाउंटिंग कर रहा होता एक साल पहले। अच्छा, एक साल लैप्स हो गया, सब्सिडी ने अपने फाइनेंशियल तुम्हें चिपका दिए, ये लो भाई करो कंसोलिडेशन। तुम देख रहे हो यार लैंड अभी भी 600 पे आ रहा है, लैंड अभी भी कितने पे आ रहा है? उसने क्यों नहीं किया बात? वो अपने हिसाब से सही है। यानी सर ये कहना चाह रहे हैं ये मस्ती हमें हर बार करनी है, चाहे एक्विजिशन हो या रिपोर्टिंग हो। पहले बताओ ये बात भेजे में फिक्स हुई? देखो लॉजिकल सी बात है ना, देखो लॉजिकल सी बात है। सुनो, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ आपको। आज उसने एक साल पहले फाइनेंशियल दिए, तब भी चेल्सी ने कितने पे रखा हुआ था? अभी भी कितने पे रखा हुआ है? तो भाई ये जिम्मेदारी किसकी है? पेरेंट एंटिटी की है। तो उसने भाई उसको इतने का नहीं, पर तुम्हें महंगा पड़ा वो, तो तुम रिकॉर्ड करोगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, प्लीज समझना, एक खाली कैलकुलेटर अपने पास रखो, इस एसेट्स में से इस लायबिलिटी को माइनस करो 3300 की, आंसर आ जाएगा 2500। इन बच्चों एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करो, दैट विल बिकम इक्वल टू नेट एसेट्स। नेट एसेट्स होता है दो चीजों का, नेट एसेट्स और क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों आखिरी बार कि ये जो 2500 है ये एसेट्स और लायबिलिटीज को ही शो कर रहा है। ये बात आ रही है समझ? ये जो 2500 की अमाउंट है किसको शो कर रही है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कंसोलिडेशन के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से ये नेट एसेट्स की वैल्यू 2500 होनी चाहिए या 600 ज्यादा? क्योंकि तुमने पे किए 600 ज्यादा। बात समझ आ रही है? तो क्या जो हरकत मैंने एक्विजिशन पे की थी वही रिपोर्टिंग पे करूं? क्योंकि मेरे रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स में अभी भी वो एसेट कितने पे कैरी हो रहा है? 600 पे। होना कितने पे चाहिए? कितने से कम है? कितने से बढ़ा दूं? 600 से। तो आप क्या ये पक्की बात मानते हैं यहाँ पे 600 ऐड होना चाहिए? वेरी गुड। मैंने बोला रट्टा लगाने से अच्छा है लॉजिकली बता देते हैं कि भाई हुआ क्या होगा। क्लियर है? एक्विजिशन डेट पे बनाएगी। सुनो सुनो मेरी बात, एक्विजिशन डेट पे मैंने फाइनेंशियल्स बनाया, वापस सुनो सब। एक्विजिशन डेट पे अगर मैंने फाइनेंशियल्स बनाए, कौन सी डेट पे? तो किन फाइनेंशियल्स को यूज किए? अपने और फिर सब्सिडी में वापस से फाइनेंशियल दे दिए, फिर बनाऊंगा। तो वो एक चीज याद रखना, कंसोलिडेशन का कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनता कि खुद ब खुद चीजें कैरी फॉरवर्ड हो। वो आपको हर बार नए सिरे से नई कंसोलिडेशन करनी होती है। ये बात समझ आ रही है? तो आपने जो वहां पे किया था, चलो अब तुम्हें एग्जांपल देता हूं। तुम किसी भी प्रैक्टिकल कंपनी को उठा लो, सही प्रैक्टिकली। अब तुम बन जाओ पेरेंट एंटिटी किसी सब्सिडियरी के फाइनेंशियल उठाओ। तुम एक साल जो पहले कंसोलिडेशन करोगे ना, वापस से जब करने बैठोगे तो तुम्हें वो एडजस्टमेंट फिर से करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सब्सिडियरी की बुक्स में अभी भी कोई एडजस्टमेंट पार्ट तो तुमने अपनी बुक्स में की थी या कंसोलिडेटेड बुक्स में की थी? तो फिर कंसोलिडेटेड बुक्स को जैसे पहले दिखाया था वैसा अभी भी दिखाओ।
तो तुम्हें दोनों जगह एडजस्टमेंट करनी है। पहले बताओ ये बात क्लियर है सबको? चले जी, अब 1 मिनट और। सर लैंड की वैल्यू एट रिपोर्टिंग डेट, अच्छा देखो एक अच्छा सवाल है यार, सुने। सर लैंड की वैल्यू अगर रिपोर्टिंग डेट पे चेंज हो जाए, यहाँ पे सुने सुने एक बहुत अहम चीज सिखा रहा हूँ, एक सवाल बहुत अच्छा पूछा अपने बच्चे ने, सुनो। वो कह रहा है सर लैंड की वैल्यू रिपोर्टिंग डेट पे लेट से 1300 हो जाती, कितनी हो जाती? 1300। आगे सुनो अब मैं क्या बताता हूँ उसमें। अगर लैंड की वैल्यू 1300 क्या 2000 भी हो जाती ना, तुम देखते हो तुम्हारी कॉस्ट कितनी है। तुम्हें ये कंपनी की जो लैंड है 600 में नहीं 1200 में पड़ी है, तो मैक्सिमम तुम उसको कितने पे कैरी करोगे? आगे जाके ऐसा भी केस सिखाऊंगा जो आज तक आया नहीं है। व्हाट इफ पेरेंट एंटिटी फेयर वैल्यू मॉडल पे चला जाए, तो उसके सारे एसेट्स को तुम किस पे लेके आओगे? फेयर वैल्यू पे। वो बात की कहानी है, पर अभी सिंपल बेसिक एक पंच लाइन बता रहा हूं। तुम्हें अपनी चीज को उतने पे रखना जितनी तुम्हें की पड़ी। मुझे बताओ तुम्हें कितने की पड़ी, तुम कितने पे रखोगे? अगर इसकी फेयर वैल्यू 1500 होती तब भी 1200, ये तुम्हारे जेब से कितने लगेंगे? 1200। क्लियर है? अच्छा जी, मुनीर अहमद सर ये 2 बार एडजस्टमेंट करेंगे तो लैंड 1800 की नहीं हो जाएगी? मेरी माँ की कसम नहीं होगी, अभी देखो। अच्छा मुझे एक बात, चलो सही है तो देख लो, कोई मसला नहीं है, तभी तो इतने डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखें आप कंसोलिडेशन में क्या करते हैं, दोनों को प्रेजेंट करते हैं एज अ, चले 1000 मैंने अपना उठाया, 600 मैंने उसके उठा लिए, कितने हो गए? 1600। पर उसकी लैंड अभी कितने की आ गई? 1600 की। अभी अभी अगर कुछ भी नहीं करूं तो कितने पे आ गई? 1600। तुम्हारे सामने वापस से सुनो, मैंने अपने 1000 उठाए, उसके कितने उठाए? प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। मैं आपसे फिर ये पूछ रहा हूँ कि वो तो 600 पे आपने क्लब किया ना, उसको होना कितने पे चाहिए? कितना ऐड करूंगे 1200 पे जाए? मैंने वही तो किया है। अगले साल फिर करूंगा तो क्या ये 2400 पे चली जाएगी या उतने पे ही रहेगी? क्योंकि सब्सिडी ने अपनी बुक्स में इसको चेंज, मैं सिर्फ उतना ही ऐड करूंगा जितना होना चाहिए। जी फिर मैं लेके जाता उसको, पर वो अभी बहुत अर्ली है वो डिस्कशन। अभी हम कह रहे हैं दोनों किस मॉडल पे चल रहे हैं? कॉस्ट मॉडल पे। तो सर अगर दोनों कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं तो ये मस्ती क्यों हो रही है भाई? क्योंकि तुमने डे 1 पे फेयर वैल्यूएशन की थी फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, तो तुम्हें जितने की चीज मिली है उतने पे रखो। ये फेयर वैल्यू मॉडल नहीं है, ये सिर्फ फेयर वैल्यूएशन कौन से दिन पे हो रही थी? डे 1 पे। बात क्लियर है? इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि जैसे फराज ने कोई कार खरीदी, सही है, लेट से 5 लाख रुपए की, सही है, इसने मुझे चुका दी 6 लाख रुपए की। मैं कितने की बताऊंगा लोगों को? वो कितने की बताएगा? मुझे कितने की पड़ी? 6 लाख की। अच्छा उसकी वैल्यू हो गई 8 लाख, फर्क नहीं पड़ेगा ना, मुझे कितने की पड़ी है, मैं 6 पे ही बता रहा हूँ। ये वो गेम है। क्लियर है? अगर मेरा मॉडल है कौन सा फेयर वैल्यू, मैं इसको किस पे ले जाऊंगा? 8 पे। तो वो आगे की बात है। पहले बताओ ये बात क्लियर है जी? हाँ अब ये तो नॉन डेप्रिशिएबल है ना, अब डेप्रिसिएशन आएगी तो आगे आ रही है वो, सही है, तभी मैंने सिंपल बताया। चलिए जी, ओके जी, हसान क्लियर है? अच्छा भाई जिशान हनीफ सर, अगर पतलू ने कहा कि इन्वेस्टमेंट की हुई होती, तो मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझा जिशान। तुम कह रहे हो तुम्हारी सब्सिडी में कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई होती तो उसको रहने देंगे, हम उसको एलिमिनेट, क्योंकि वो सब्सिडी के अंदर नहीं, सब्सिडी ने कहीं बाहर की हुई है, उसको रहने देंगे, उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। क्लियर है? चलें जी आगे। भाई यहाँ तक तो इसमें कोई सवाल है जानी? पीछे सबसे पूछ रहा हूँ। क्लियर है? बेग पक्का जानी तुम सब? ओके आगे चलें जी भाई। अब हम कंसोलिडेशन के लायक हो चुके हैं, पर कंसोलिडेशन करने से पहले आपको एक चीज सिखाना वो आपने करनी है। जिमी बॉय कह रहे हैं सर डे 1 पर इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट क्यों नहीं हुई और शेयर कैपिटल भी? अभी सिखा रहा हूँ ना, उसी पे तो ला रहा हूँ। ये जो मैंने चूरन भेजा था डे 1 का, इसलिए तो ताकि यहाँ समझा सकूं। आगे सुनो, मैंने कहा सर एक और स्टेप ऐड हो जाएगा इसके अंदर। अब आप बनाएंगे एक मिनट, अभी पूछते हैं, यानी तुम बताओगे ग्रुप का मतलब क्या है? ग्रुप का मतलब क्या है? नहीं नहीं नहीं, ग्रुप का मतलब एक में ये बताएगा नहीं, वो कंसोलिडेशन है। ग्रुप का मतलब क्या है? पेरेंट और उसकी, बस ये बात याद रखना। ग्रुप का मतलब क्या है? पेरेंट और उसकी सब्सिडीज। तो अच्छा अब इसको आगे देखो, उसकी क्या लिखा हुआ है? रिजर्व्स। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं कि पेरेंट और सब्सिडी के कमाए हुए रिजर्व्स, यानी पेरेंट का अपना पैसा और सब्सिडी से कमाया हुआ पैसा, इसलिए इसको मैंने नाम क्या दिया है? ग्रुप रिजर्व। आगे सुने, मैंने कहा कि सर आप पहले ये बता दें
बैलेंस शीट एज एड की बनती है फॉर द ईयर की? कोई फॉर द ईयर वाला तो नहीं है ना? चलिए जी, वेरी गुड, अल्लाह का शुक्र है। इधर भाई पेरेंट की रिटेन अर्निंग कितनी है रिपोर्टिंग डेट पे? 4000, हमने यहाँ लिख दिया 4000। बात क्लियर है? आगे सुने सर, आज तक इससे पहले जो तुमने सवाल किया था, तुमने सिर्फ एक ही रिटेन अर्निंग दिखाई थी, दैट इज पेरेंट की रिटेन अर्निंग, क्योंकि उस वक्त तक तुमने सब्सिडी से कुछ कमाया नहीं था। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, सब्सिडी के नेट एसेट्स रिपोर्टिंग डेट पे कितने के हैं? 3100 के। अच्छा, अगर मैं बच्चों इन दोनों का डिफरेंस लूं, 1200 आता है। इसको मैं अंग्रेजी में कंसोलिडेशन की जबान में कहता हूं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब ये है एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट। क्या इस पे मेरा राइट है? तो पहले वाली रिटेन अर्निंग ये पूछ रहा था, वो कहां गई? वो तो कॉस्ट होती है, वो कभी भी। देखो जिमी बॉय, तुम्हें बात समझ आई तो नाम तुमने कैसा रखा है इधर? भाई जिमी बॉय, बात बताओ, क्लियर है? ये क्या उसकी रिटेन अर्निंग ये वाली नहीं आएगी, पोस्ट एक्विजिशन आएगी। चलिए जी, हमने इस पे लिख दिया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर हम यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट सब्सिडरी का कितना ऐड कर दें? ये कितना हो गया? अच्छा, अब एक चीज बताएं, प्लीज समझना। अब मैं जब रिपोर्टिंग डेट पे बैलेंस शीट बनाऊंगा, सही है, तो उसमें रिटेन अर्निंग 4000 की दिखाऊंगा या 5200? पहले तो 4 दिखा देते। पहले आपने कुछ कमाया, अब आपने कमाया। अच्छा, क्या मैंने वो वाली रिटेन अर्निंग को लिया जो एक्विजिशन थी, उसको कटा दिया जैसे बाद का प्रॉफिट लिया है? अच्छा, आप सकीना कहने से कैन यू काइंडली एक्सप्लेन अबाउट व्हाई वी आर एडजस्टिंग फेयर वैल्यू ऑफ लैंड डिस्पाइट कॉस्ट मॉडल अडॉप्टेड? मैंने सकीना पूरी क्लास इस पे लगा दी है। मैंने अभी बताया था कि आपने जब डे 1 पे फेयर वैल्यूएशन की होगी सकीना, तो डे 1 पे आप जब बैलेंस शीट बनाते तो इस लैंड को कितने पे दिखाते सकीना? जल्दी बता दो फटाफट। हाँ जी सकीना, जल्दी बता दो कि डे 1 पे 1200 का दिखाते ना? ओके जी, हम रिपोर्टिंग डेट पे आ गए। आप रिपोर्टिंग डेट पे देखें, अगर मैं दोनों की बैलेंस शीट को प्लस कर दूं तो मेरा सब्सिडी का जो लैंड है वो कितने पे आ रहा है मेरे पास? 600 पे, जबकि आना कितने पे चाहिए? तो वही 600 की एडजस्टमेंट जो सब्सिडी ने एक्विजिशन पे नहीं की थी, तो उसने रिपोर्टिंग पे भी कौन करेगा? हम करेंगे। कंसोलिडेशन हम करेंगे क्योंकि हमें इतने की मिली है। क्लियर है? इसलिए हमने वहां पे वो किया है। अच्छा, करीम नवाज कह रहे हैं सर हम ये अज्यूम करेंगे कि सब्सिडी पूरा प्रॉफिट रिटेन करेगा। लॉजिकल सी बात है कि एक, जब उसको हमने खरीदा था, अब इधर देखो, जब हमने उसको खरीदा था तो उसकी रिटेन अर्निंग कितने की थी? अभी कितने की हो गई? कितने कमा लिए? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये 1200 पे तुम्हारा राइट 100% है? रीजन दो। 100% ओनरशिप है सर, तो क्या ऐसा भी होगा कि कोई और भी होगा? उसको हम कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग ओनर, तो उसका हिस्सा उसको दे देंगे। फिर भी कंसोलिडेशन कितने परसेंट? 100%। तो वो आगे आएगी कहानी। बात क्लियर है? चलिए जी सर, अब मुझे एक बात बताया, बैलेंस शीट बनाते हैं तो प्लीज आप थोड़ा गाइड कीजिएगा। सर मैं यहाँ पे इसके साइड में चिपका देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, फिर आप कॉपी करना। बबलू का ये जो लैंड है 1000 और उसके 600, बस ये 600 की एडजस्टमेंट भी करूं? अच्छा जी, कितने पे दिखा दूं? 2200 पे। चलिए जी सर, आपने कहा कि भाई आप लैंड यहाँ पे दिखा दें 1000 प्लस 600 प्लस 600, इसको मैं नाम दे रहा हूं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अच्छा, मैं रोहान का एक सवाल आया सर, इफ पतलू लिमिटेड फॉलो फेयर वैल्यू मॉडल। मेरी जान, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, आगे जाके सारे केसेस करवाऊंगा तो मेरे साथ क्यों नहीं रहते हो कि मैं कह रहा हूँ दोनों का कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल। क्यों अपने लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है भाई? वैसे ही इतना ये टॉपिक ऐसा है, जो मैं कह रहा हूँ वैसे लेके चलो, कोई चीज रह नहीं जाएगी। सही है? चलिए भाई, इधर बिल्डिंग मेरी 2000 की, सामने वाले की, इसमें कोई एडजस्टमेंट है? क्यों नहीं है?
जो था सब इक्वल था, सही, जिसमें कोई पंगा नहीं है। चलें जी, ये आ गया हमारा 4700, ये आ गई भाई बिल्डिंग। आगे जी, इन्वेस्टमेंट्स। हाँ भाई, ये इन्वेस्टमेंट दिखाऊं? ये तो रिपोर्टिंग डेट है, कंसोलिडेटेड बुक्स में नहीं आती सर। ये बात आपको याद आ गई ना, तभी डे 1 पे सिखाया था, वरना मैं यहाँ पे आके कटा तो तुम बोलते पता नहीं सही है बोल रहा होगा, ये बात इसमें दिखावा। पर ये बात समझ आ रही है क्यों नहीं दिखा दी? क्योंकि ऐसा लगेगा अपने आप में, यानी आप सब इस बात में मुत्तफिक हैं कि ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शो नहीं होगी। क्लियर है? बाकी सारी एडजस्टमेंट अपनी जगह है। इधर अदर एसेट्स 3000 और 2500 कितना? 5500। ये क्या था भाई? अदर एसेट्स। सर एक एसेट भूल रहा हूं मैं। हाँ सर, गुडविल 1600 की कितना आ गया? ये 2010 हो ही नहीं सकती, 10 की फिगर यहाँ कहीं आ ही नहीं रही है। 14,000। ओके जी। अच्छा भाई, इसके बाद सर ये बता दोगे तो मजा आ जाएगा भाई, शेयर कैपिटल दोनों कंपनीज का वो एलिमिनेट हो गया ना डे 1 पे। वेरी गुड यार। कितना है सर? 2200 आ रहा है। अच्छा भाई, यहां पे अब एक चीज लिखूंगा, ग्रुप रिजर्व्स ऐसा ही है 5000। अच्छा फोकस करें, ग्रुप रिजर्व में सब्सिडी की रिटेन अर्निंग नहीं है। कौन सी वाली? एक्विजिशन वाली, उसके बाद वाली है। यस, राइट भी उसी पे ही हमने अपने पास लिया है पैसे। क्लियर है? मेक सेंस? ऐसा ही है। चलिए जी, करीम नवाज कह रहे हैं सर, अच्छा भाई अब्दुल हनान कह रहे हैं सर, अगर फेयर वैल्यू 31 सितंबर की होती तो सर ईयर एंड पे हम 600 से बढ़ाते। अबे यार मेरी माँ की कसम, फेयर वैल्यू मॉडल नहीं सिखा रहा, मैं कह रहा हूँ कॉस्ट मॉडल दोनों। करीम नवाज, अगर सर शेयर कैपिटल में चेंजेस आती वो बाद में सिखाऊंगा जानी। अभी बिल्कुल मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जब मैं करा रहा हूँ तो कर लो ना वैसे, सिंपल सिंपल। अभी सारे केसेस तुम आगे देखोगे, आगे सवालों में कोई 16वें 17वें सवाल पे ये भी तुम्हें देखिएगा शेयर कैपिटल चेंज हो रहा है। सबर, आराम से भाई जी। अच्छा यार, वेरी गुड क्वेश्चन। अब सब सुने, इन्होंने कहा कि सर ये गुडविल जो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पे रिलायबली मेजरेबल थी, हम रिपोर्टिंग डेट पे आ गए, तो क्या वो भूल जाएंगे आपने गुडविल के कितने पैसे पे किए थे? एक नया सवाल है, आप भूल जाएंगे? तो आप अपने शेयर होल्डर को ये नहीं बताएंगे कि मैंने गुडविल के इतने पैसे दिए थे, जो किसकी गुडविल थी? तो सब्सिडी के एसेट्स लेके आ रहे हो तो जो उसकी गुडविल के पैसे दिए थे वो नहीं लाऊं? क्लियर है? पक्का? ओके आगे चले जी भाई, हम नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जेब से पैसे लग चुके हैं। जैसे आप जो वो लैंड है उसने उसके आपने 1200 दिए, तो आप क्यों उसको 600 से बार बार रीवैल्यू कर रहे हो? हमने दिए पैसे। क्लियर है? ये अच्छा एक बात को जवाब दे देना, मजा आ जाएगा। तुम्हारे लेवल की नहीं है, फाइनल की है। ये गुडविल इस कंपनी की बुक्स में से कब जाएगी? जब ये सब्सिडी गुडविल चस्यों कभी अमोर्टाइज नहीं होती, क्योंकि एक चीज जो खुदा बनाता है ना उसकी लाइफ तुम्हें नहीं पता। गुडविल की लाइफ क्या होती है? इनडेफिनेट। गुडविल इंपेयर हो सकती है, गुडविल कभी अमोर्टाइज। ये कोई एसेट है, तुम्हें पता है कि नाम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? नहीं, गुडविल की लाइफ मेजर नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा। तुमने देखा इंटेंजिबल चिपका दो, ओ भाई ये वो ए लेवल वाला नहीं है कि टकाटक गुडविल चल रही है जीरो हो गई। सही है? ऐसा नहीं है इधर। चलो जी प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। अच्छा भाई, ग्रुप रिजर्व आ गए, इसके बाद से लायबिलिटीज 6600, ये कितना? 14,000। अच्छा अब क्या मैं ये कहूंगा कि ये जो मेरी बैलेंस शीट बनी है ये कौन से डेट पे बनी है? एक्विजिशन या रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग को हैंडल करना आया? पक्की बात है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2017। क्लियर है? आप कॉपी करना चाहें तो बेशक कॉपी करें शुरू से। हाँ कंसोलिडेट भी लिखेंगे इससे पीछे, बिल्कुल लिखेंगे, सही कह रहे हैं।
डन। बस सही सही आसान में वेट करूंगा, आ जाना। मैं हूँ यहाँ पे 7 बजे, मुझे 8 बजे जाना है मीटिंग में, आ जाना 7 तक। अच्छा मोहित कह रहे हैं कि सर जनरल एंट्रीज बनानी है, देखो वो मैंने तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बनवाई थी एक बार, अब कोई एंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है मोहित, सही है जी यानी। एक में सुनिएगा, आप कह रहे हैं कि सर हमने 1200 नीचे से क्यों निकाला, ऊपर रिटेन अर्निंग का डिफरेंस ले लेते हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल, अभी इसके बाद मैं तुम्हें एक सिखाऊंगा डेप्रिशिएबल एसेट का कॉन्सेप्ट, उसमें ये फायदा देगा, थोड़ी देर में बता रहा हूँ, सही है। नहीं, जनरल एंट्रीज वो कभी भी नहीं पूछता, वो एलिमिनेटिंग एंट्रीज मैंने आपको बताई है समझाने के लिए। हाँ पर वो भी आगे की कहानी है, शेयर कैपिटल भी चेंज होगा, बोनस भी आएगा, सब है आगे, सही है। अच्छा भाई जिमी बॉय कह रहे हैं सर रिक्वायरमेंट में सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी आती है, नहीं भाई कंसोलिडेटेड पीएनएल भी आता है, फिर सीए फाइनल में कंसोलिडेटेड कैश फ्लो भी है, फिर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी है, फिर फॉरेन सब्सिडी भी है, अगर पाकिस्तान के बाहर है कोई तो फिर वो वहां पे आप बिल्कुल। अच्छा क्या कश्यप ये सही कह रही है, हमेशा नए सिरे से कंसोलिडेशन होती है क्योंकि इसका कोई ट्रायल बैलेंस नहीं होता। वेरी गुड यार, ये याद रखना आपने। हाँ बिल्कुल, तला राशिद खान ऐसा है, पर अभी इन लोगों को ये नहीं बताना, बाद में बताएंगे। स्टेप 2 दिखा दें भाई, ये कॉपी हो गया। हाँ भाई बैलेंस शीट पे चले। हाँ भाई हो गया कॉपी, अब ये बैलेंस शीट कॉपी कर लें जल्दी से। चलिए जी, अगला सवाल जो आप करेंगे उसका एक मतलब एक स्ट्रक्चर बताता हूँ बस, सही है ना, ताकि आप उसको खुद अप्लाई करें, क्योंकि उसमें डेप्रिशिएबल एसेट है। खाली फोकस करेंगे, कॉपी नहीं करिएगा आप, सही, सिर्फ समझ लें उसको ताकि आप अप्लाई करें उसको, सिर्फ इधर देखिएगा। मैंने ये कहा कि भाई मैंने ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट लिखा हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने कहा कुछ भी हो जाए हमने एड एक्विजिशन वैल्यूएशन करनी है। मैंने अज्यूम किया कि शेयर कैपिटल 500 का है और जो रिटेन अर्निंग है सर वो 1500 की है। ये कितना हो गया भाई, 2000। अच्छा फिर आपको सवाल में लिख के देगा, और ये बहुत अहम बात बता रहा हूँ, नहीं समझ आया ना उसी टाइम पूछ लेना ताकि सवाल को सही अप्लाई करो, सही है, क्योंकि आप डेप्रिशिएबल एसेट्स भी आएंगे और बहुत सारी चीजें आगे।
मैंने कहा सर आपको कॉन्सेप्ट देते हैं। मैंने कहा उसने बताया कि एट एक्विजिशन कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी थी सर कोई लेट से 500 ही, या इसको 400 कर लेते हैं, और इसी दिन पे इसकी फेयर वैल्यू चल रही थी सर 600। मैंने यहां पे अच्छा हमने कह दिया कि ये है टेक्निकली प्लांट, सही है जी। मैं आपसे ये पूछता हूं कि यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट कितने से पार्क की होगी? 200 से। हमने कहा 200 की आपने बच्चों फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पार्क कर दी यहाँ पे। आपके ये नेट एसेट्स आ गए कितने? 2200। ये तो सर सिंपल सी बात है ना, आपको सवाल में लिख के देगा कि इसकी रिमेनिंग लाइफ जो है वो है सर 4 इयर्स, या व्हाट्सएवर जो सवाल में लिखा हुआ हो। अच्छा अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ रोहन, वेरी गुड, अभी देखते हैं आगे, इधर देखो। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ सब्सिडी में अपनी बुक्स में इसको कितने पे रखा हुआ है? 400 पे। ये बात याद रखना, ये मिस नहीं होने अपने दिमाग से ये चीज सुनो। सब्सिडी ने इसको 400 पे रखा हुआ है, तो आपकी नजर में सब्सिडी ने डेप्रिशिएट भी किसको किया होगा? 600 को क्यों नहीं किया होगा? उसने उसको रीवैल्यू। अच्छा यानी आप ये कह रहे हैं कि सर सब्सिडी ने 100 का डेप्रिसिएशन बुक किया होगा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ऐसा ही है। तो रिपोर्टिंग डेट पे इस प्लांट की कैरिंग अमाउंट इसकी बुक्स में 300 की होगी, ऐसा ही है। तो तुम्हें बैलेंस शीट दी हुई होगी एक्विजिशन की या 1 साल बाद की? अच्छा उसमें तुम्हें याद होना चाहिए कितने पे होगा? 300 पे, 100 के डेप्रिसिएशन के बाद। तो पहले तो सर 400 400 600 600 था, ये क्या था? वो नॉन डेप्रिशिएबल था, ये डेप्रिशिएबल है। आगे सुने, आपके हिसाब से सोच के बताना, आपके हिसाब से ये एसेट एक्विजिशन पे 600 पे होना चाहिए था, आपने उसको कितने से इंक्रीज किया था? इसको मैंने नाम दिया था फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का, ऐसा ही है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का 200। देखो ये यहाँ पे पार्क किया हुआ तुमने, यही है। आगे मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर तुम पेरेंट के हिसाब से देखो, कंसोलिडेटेड एफएस के हिसाब से, तो डेप्रिशिएट तो 600 को होना चाहिए। 600 को 4 से डिवाइड करो, 150। कैरिंग अमाउंट होनी कितनी चाहिए? 450। अच्छा भाई क्या मैं लिख सकता हूं हुआ ये है, होना ये चाहिए? भाई अगर मैं गलत नहीं कह रहा, हुआ ये, होना ये चाहिए, किसके हिसाब से? कंसोलिडेटेड एफएस के हिसाब से। तो क्या सब्सिडी ने गलत किया है? तो क्या हम गलत कह रहे हैं? पर इन एनी केस मुझे जो हुआ है उसको यहाँ पे लाना जो होना चाहिए। क्लियर है? पहले तो मुझे एक बात बताओ कि कितना डिफरेंस पार्ट करूं रिपोर्टिंग डेट पे कि मेरे एसेट की वैल्यू मेरे हिसाब से हो जाए? 150 से। पक्की बात है? तो सर पहले तो आपने 600 600 किया था, ये कौन सा है? डेप्रिशिएबल। आगे सुनिएगा, वेरी गुड। अब आपने कनेक्टेड रहना एक साथ। सुने, मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूं, या तो ये लंबी कर लेना एग्जाम में, सही है, या तो एक शॉर्टकट बता रहा हूं उसको ऑफ कर लेना। इधर देखो पहले सारे बच्चे फोकस के साथ, मैं आपको ये सिखा रहा हूं आज के बाद। लेट से सर आपने रिपोर्टिंग डेट पे आए, आपका शेयर कैपिटल चेंज नहीं हुआ, ये हो गया 2500, ये कितना आ गया भाई? 3000। बाकी रह गई ये 200 की बात। सुनो, अब तुम ये सोचना, अगर सिर्फ ये 200, अच्छा क्या मैं कह सकता हूं इधर और आसानी से समझाने के लिए कि इस 600 में से 400 की अकाउंटिंग हो चुकी है? ये पिक करो बात को, क्या मैं कह सकता हूं बच्चों ये 600 में से 400 की अकाउंटिंग हो चुकी है? तो मैं सबकी पंचायत करूं या डिफरेंशियल की? अगर मैं डिफरेंशियल की पंचायत करके सब सही करूं तो मामला हल हो जाएगा वैसे। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर ये 200 यहां रीवैल्यू हो जाता, तो सिर्फ इसी 200 के डिफरेंशियल की रिपोर्टिंग का अमाउंट क्या होती? तो हम यूं कह सकते हैं कि सर हम ये कहते हैं कि 200 को मैं डिवाइड करता 4 से, मल्टीप्लाई करता 3 से, तो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी कितने की? बताओ, ये बात समझ आई? देखो दो अप्रोचेस हैं, दोनों तुम्हें बता दी हैं।
पहले तो ये लंबी कर लो कि देखो पूरा शुरू से अमाउंट क्या होती है, होनी क्या चाहिए, डिफरेंस पार करो, या तो बोलो पंगा ही इसका है। तुम सिर्फ ये देखना जो एडजस्टमेंट है, अगर यही अमाउंट, अच्छा 400 डेप्रिशिएट हुआ नहीं हुआ, कितना नहीं हुआ, तो मैंने कहा जब 200 रिकॉर्ड में हुआ 200 ही तो डेप्रिशिएट नहीं हुआ। तो आप देखो अगर ये 200 डेप्रिशिएट हो जाता तो सिर्फ ये 200 रिपोर्टिंग पे कितने पे होता, 150 पे, मैंने लिख दिया वहां पे। आगे सुने, अब सुनिएगा आगे। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने इसको टोटल किया कितना आ गया, 3150। अब जैसे आपने एक सवाल पूछा था मुझसे कि सर आपने रिटेन अर्निंग का डिफरेंस क्यों नहीं लिया, आपको लॉजिकली बता रहा हूं, सुनना। और डेबिट क्रेडिट का गेम है, अगर ये मिस किया तो गया कॉन्सेप्ट, सुकून से लॉजिकली सुनना मेरी बात को। तुमसे मैं पूछूं सब्सिडी ने कमाया कितना है, 1000। मैं हल्फिया कह रहा हूं सब्सिडी का प्रॉफिट 1000 है। कैसे पता लगता है, रिटेन अर्निंग के डिफरेंस से सब्सिडी ने कमाया कितना बच्चों, 1000। अब सुनो, मैं तुम्हें कह रहा हूं, क्या इस सब्सिडी के प्रॉफिट में ये वो लॉजिक दे रहा हूं तुम्हें जो आगे तुम्हें काम आनी है, जब मैं इसका पीएनएल सिखाऊंगा वहां पे सारी लॉजिक काम आएगी, इसलिए मैं तुम्हें बहुत काम कर रहा हूं अभी यहाँ पे बेसिक पे। तो सुनो, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, प्लीज सुनना, इस 1000 के प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन कितने का बुक हुआ है, 100 का, 150 का? हाँ भाई, बाकी ऑनलाइन वाले भी जवाब दे दें तो मजा आ जाएगा। 100 का कहते हो, 150 का कहते हो? 100 का। चलिए जी, आप कह रहे हैं 100 का, भाई 100 का क्यों, उसने रखा हुआ 400 पे। अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से होना कितने का चाहिए? अच्छा आप अपने हिसाब से सोचो, कंसोलिडेटेड बुक्स किसकी होती हैं, पेरेंट की। पेरेंट के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितने पे होना चाहिए, और उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, कितने से कम है? अच्छा जब तुम पेरेंट एंटिटी के हिसाब से सोच ही रहे हो, तो पेरेंट के लिए वो एसेट महंगा था, महंगा था तो उसका डेप्रिसिएशन भी, तो उसका प्रॉफिट भी किसके हिसाब से, पेरेंट के हिसाब से। तो अब आप जरा गेम देखें यहाँ पे, मैंने आपको यही तो सिखाया। मैंने कहा कि भाई आप ये जो बॉटम लाइन का डिफरेंस लेंगे ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 950। इसको मैं कह रहा हूं पोस्ट प्रॉफिट। इसमें बताओ 50 खुद ही नेट हो गया। आप एग्जामिनर की अप्रोच देखेंगे ना, ये फेलियर का रीजन क्या है कि भाई हम इतनी लंबी करते हैं, एक कैलकुलेशन करते हैं, भाई क्यों कर रहे हो यार, सीधा आंसर आएगा नहीं यहाँ से। अब मेरे पास दो अप्रोचेज हैं, या तो मैं अलग से प्रॉफिट निकालूं, ये तो एक एडजस्टमेंट से ऐसी आगे 10 आएंगी, तो क्या 10 की 10 को पार करोगे, या डायरेक्ट बॉटम लाइन से आंसर आ जाएगा, यहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा। तो सर आप, अच्छा कासिम कह रहे हैं सर ये 200 डिवाइड बाय 4 और 3 की वर्किंग समझाते हैं। भाई देखो सिंपल है, 200 की एक चीज है साल के शुरू में, इसकी लाइफ कितनी है, साल के आखिर में कितना बचेगा, 3 साल। मैंने वो कैरिंग अमाउंट निकाल ली। शुजा क्लियर है? शुजा बता दो क्लियर है? तुम सिंपल एक काम करो, ये वाला 200 की इसकी अमाउंट हमने एडजस्ट की थी, ये कितना डेप्रिशिएट होने से रह गया जल्दी बताओ, 50। मैंने कहा अगर ये 50 डेप्रिशिएट हो जाता बच कितना जाता, 150। हमने ऐसे किया है, ऐसे कर लो या वैसे कर लो, बात एक ही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, तुम जो ग्रुप रिजर्व में लेके जाओगे प्रॉफिट, वो कितना लेके जाओगे? 1000 की नहीं लेके जा रहे, किस पे निकला है? अच्छा अब मैंने डे 1 पे अपने एसेट को कितने से रीवैल्यू किया था, 200 से। अच्छा सुनो, जब मैंने डे 1 की बच्चों बैलेंस शीट बनाई होगी, तो क्या तुम मुझे ये बात समझा सकते हो, बता सकते हो कि डे 1 पे जो बैलेंस शीट मेरी टैली हुई होगी उसमें एसेट 200 का होगा, कब, एट द डेट ऑफ। अच्छा जब रिपोर्टिंग आ रही है तो तुमने अपने एसेट को 50 से क्या किया, तो नीचे से इक्विटी भी 50 से क्या हो रही है, बैलेंस शीट क्या रहेगी, टैली रहेगी। ये कॉन्सेप्ट है इसका, प्लीज सुनना। भाई तुमने डे 1 से बच्चों के 200 से एसेट को रीवैल्यू किया था, यस और नो, बैलेंस शीट टैली थी। तुम अगर रिपोर्टिंग डेट पे, तो रिपोर्टिंग डेट पे जब तुम एडिशनल एक्सपेंस बुक कर रहे हो तो एसेट को उतने पे रखोगे कम अमाउंट पे, तो आपने देखोगे तो रखा है। अब आपका एसेट की जो एडजस्टमेंट होगी वो 150 से होगी, 200 से नहीं होगी। पहले बताओ ये बात याद रहेगी, क्लियर है? अच्छा मैं जिमी कह रहे हैं कि सर फेयर वैल्यू पर डेप्रिसिएशन से रिटेन अर्निंग में इफेक्ट इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। क्या मैं कह सकता हूँ सिंपल जबान में, सुनो सब इधर, इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू तुमने बुक की है तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी तुम ही बुक करोगे। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हमने की है तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी, क्योंकि हम जब कह रहे हैं हमें एसेट महंगा मिला तो उसका डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगा, तो वो भी हमें
चार्ज करना है, तो क्या अलग अलग करेंगे या बॉटम लाइन से आंसर आ जाएगा? पर अब जब तुम रिपोर्टिंग डेट पे फाइनेंशियल्स बनाओगे, उसमें पीपी की एडजस्टमेंट में 200 डालोगे 150 आफ्टर डेप्रिसिएशन। क्लियर है? अब हम करते हैं सवाल। ये कॉपी करना तो कर ले हम भले। हाँ भाई ऑनलाइन में तो करें सवाल। अभी मैच हो गया बेहतरीन। रोहान तो हम तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे ना रोहान। हाँ जी शेयर कैपिटल बताएं कितना है? 500 का। और रिपोर्टिंग डेट पे भी 500, रिटेन अर्निंग 800, और ये आ गया हमारे पास, और ये आ गया 2500। अब जो एडजस्टमेंट है वो बिल्डिंग के रिलेटेड है, 500 की है। चलिए जी 500 आपने यहाँ पर किया, और सर रिपोर्टिंग डेट पे भी सेम 500 आफ्टर डेप्रिसिएशन, क्योंकि यही वो अमाउंट है जो डेप्रिशिएट होने से रह गई है। तो आप जो रिपोर्टिंग डेट पे लेके जाएंगे वो भी आफ्टर डेप्रिसिएशन लेके जाएंगे। अच्छा जी तो मुझे बताओ इसकी लाइफ कितनी है रिमेनिंग? 450। अच्छा तो ये हमारे पास आ गया 1800 2950। तो सर क्या मैं ऊपर रिटेन अर्निंग से प्रॉफिट निकालूं या इन दोनों का नेट? इसमें इंक्रीमेंटल खुद ब खुद आ जाएगा। आप ऊपर से जाएंगे तो फिर आपको अलग अलग वर्किंग करनी पड़ेगी जो कि लंबी है, मिला हो जाएगी। तो सर हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आ गया भाई? अच्छा क्या ये बात तय है कि प्रॉफिट इसने कमाया है कोई 1200 का? हमारे पास यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन आ रहा है 11 जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, जो कि हमें बुक करना था क्योंकि रीवैल्यू भी हमने किया था। क्लियर है जी? इसके बाद सर ये तो आ गया पोस्ट एक्विजिशन। गुडविल, कंसिडरेशन आ गई 3500 की। नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, ये आ गया 1700। सर तीसरा ग्रुप रिजर्व्स, सर रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट कितनी है? फाइव 5150। अच्छा भाई सर अब सिंपल हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई चेंज नहीं है। बिल्डिंग के अंदर इन दोनों को ऐड करके इसमें क्या ऐड कर दूं? कितना आ गया? इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगी सर हमारे पास। अदर एसेट्स 5000, गुडविल टोटल कितना? 13700 आ गया जी। अच्छा भाई सर इसके बाद हमारा शेयर कैपिटल सिर्फ किसका आएगा? पेरेंट एंटिटी के डे 1 पे वो एलिमिनेट हो जाता है। सर हमारे पास ग्रुप रिजर्व आ गया 5150, और लाइबिलिटीज क्या ये मैच है? हाँ भाई आसान है यहाँ तक कॉन्सेप्ट।
थोड़े से है ट्रिकी, बट ये कि अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। चलिए जी, अब एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। जिसको हम नाम देते हैं सर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। बिल्डिंग में 450 ऐड कैसे? भाई मुझे एक बात बताओ अफनान, 500 की तुमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी तो इस जब 500 को तुमने इंक्रीज किया तो उसको डेप्रिशिएट भी तो करोगे, ऐसा ही अफनान? तो आपने कहा कि भाई वो 450 की रिपोर्टिंग पे वैल्यू रखेगा, सेट है? तो ये 450 मैंने ऐड कर दिया रिपोर्टिंग डेट पे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है बिल्कुल। मोहित कह रहे हैं सर 3000 माइनस 450 2550 नहीं होगा। भाई ये 3000 कौन सा लेके आ गया तू? भाई 3000 का एसेट की फेयर वैल्यू है जिसकी कैरिंग अमाउंट थी 2500। तुमने एडजस्टमेंट कितने की होगी मोहित? 500 की। 3000 में से 450 क्यों माइनस कर रहा है भाई? कैलकुलेटर उठाओ 1 मिनट जल्दी से। 2500 को डिवाइड करो 10 से, मल्टीप्लाई करो 9 से, 2250। ये देखो ये 2250 तो उसने रखा हुआ है। मैंने सवाल जानबूझ के ऐसे बनाया ताकि मैच करवा सकूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मोहित देख लो 2500 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9। उसने अपने हिसाब से गलत अकाउंटिंग की है, सही की है? सही की है, उसने 2250 को रखा हुआ है। बट मेरे हिसाब से वो 450 ज्यादा होना चाहिए, बिफोर डेप्रिसिएशन या आफ्टर। तो मैंने अपने हिसाब से ले लिया। अब आप सिंपल एक काम करें सुकून से, 3000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 करें, 2700 आ गया। 2700 में ये 2000 ऐड करें, 4700, यही है। तो हमने सिंपल सिंपल रखा हुआ है ना। 3000 को डेप्रिशिएट करवाया तो भी 2700 ही बचेगा, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। बात क्लियर है यहाँ तक? चले जी, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिजेंसी। अब देखो यार, मेरे लिए बहुत आसान था, मैं एक ही सवाल में सारे कॉन्सेप्ट को चिपका देता, तुम लोग मर जाते उसके अंदर। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर ही है भाई। यहाँ तक कोई सवाल है तो हाथ के हाथ पूछो ताकि फिर आगे मैं अकॉर्डिंगली जाऊँ। कोई भी इशू हो, इतना सा भी इशू तो शर्माना नहीं है, पूछ लेना है। यानी तुम्हें क्लियर है? पक्का? ओके जी। सर ये जो कॉन्सेप्ट जो करने लगे हैं ये कहाँ नोट करना है? जगह है ना यार, जहां पे क्वेश्चन डबल छाप दिया ना उसने। ये क्वेश्चन नंबर 5 था ना, क्वेश्चन नंबर 6 की जो जगह है ना वो समझो खाली है बिल्कुल ना, तो वहां पे कॉन्सेप्ट छाप लेना ये वाला, सही है? अलग से दिया हुआ है ना मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीजेंसी, आई थिंक अलग से दिया भी जगह वहां पे। मैं देख भी लेता हूँ अपनी बुक में, ये रही। अच्छा पेज नंबर 252 पे आ जाओ भाई, जिसके पास वर्कबुक है वहां पे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सही है भाई? ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीजेंसीज वहां पे भी दिया हुआ है। अच्छा भाई कश्यप कह रही है सर इसका मतलब ये है, सुनिएगा, कि 500 तो शुरू में था एसेट का अमाउंट, अब 1 साल गुजर गया, हमें इसको भी डेप्रिशिएट करना है तो रिमेनिंग लाइफ बच जाएगी तो 450। बिल्कुल ऐसा ही कश्यप, मैंने भी पूरी क्लास में यही बताया। अरे क्यों आएंगे, मेरी बहन, तुम्हारा मजाक ऐसी की तैसी, कोई नहीं बोलेगा तुम्हें, सिर्फ मैं बोल सकता हूँ इधर। तो अच्छी बात है ना, पूछते हो, सबका भला हो जाता है। सही है। अच्छा पहले कश्यप मेरी छोटी बहन ये बता दो या तुम सब बता दो, कसम खुदा की तुम्हें, तुम्हारी माँ की कसम है, यहाँ तक एक चीज क्लियर है? पक्की बात है ना? देखो यार इसमें कोई मिसहैप नहीं करना है। देखो ये फिर 6 महीने की कॉस्ट होती है, तुम्हें बता रहा हूँ। बच्चा कहता है सर मैंने अपने हिसाब से सही किया, भाई तुमने अपने हिसाब से नहीं किया सही। वो कॉन्सेप्ट की गंदगी है जो तुम यहाँ क्लियर नहीं करते हो, फिर वहां पे जाके होती है मिस्टेक्स। तो प्लीज यहीं पे क्लियर करके जाना, सही है? इतना सभी मसला हो। चलें जी, ओके आगे। सर अब हम, अब अम्मी की कसम हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि कहाँ लिखना है, पेज नंबर 252 पे अकॉर्डिंगली आपको जगह प्रोवाइड की गई है, वहां लिखिएगा। सही है जी, हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीजेंसी पे। हालांकि हमने कहा था पब्लिशर को हमारे के 84 को पहले डालना, उसने बाद में कर दिया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि सवाल में आ रहा था ये। क्यों बात है इधर।
अच्छा भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिजेंसी, पहले एक कॉन्सेप्ट देता हूं क्योंकि जो रिफ्रेशर वाले हैं उनको तो ये बात पता होगी, जो अभी फ्रेश है उनको नहीं पता होगी। इधर प्लीज सुनिएगा इधर। भाई एक हमारी सब्सिडरी है, ये भी मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, आप उसको अप्लाई करेंगे। फिर कह रहा हूं कि फोकस हो गया कॉन्सेप्ट को देखना। इधर हमारी सब्सिडरी है, सही है जी। सब्सिडरी के ऊपर किसी ने केस फाइल किया है, बाद में कॉपी कीजिएगा, पहले समझिएगा सिर्फ, सही है जी। इतनी सी भी मतलब इसमें बोल रहा हूं ना कि गुंजाइश नहीं चाहिए। इधर केस फाइल कर दिया। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, सब्सिडरी अपने पास लायबिलिटी दो सूत्रों में रिकॉर्ड करेगा एज पर आईएफआरएस। जब सब्सिडरी के हारने के चांसेस 50% से ज्यादा हो, इसको हम कहते हैं आपके ऊपर बल्ली आने के चांसेस प्रोबेबल है। क्या कहते हैं? प्रोबेबल है, यानी हो सकता है कि आपको पे करना पड़े, तो सब्सिडी क्या करती है, अपने पास उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेती है। भाई कोई भी मुझसे पूछेगा कि यार तू केस हार जाएगा, बोलूंगा यार 50% ज्यादा चांसेस है, तो बोलेगा फिर चसी हार ही जाएगा ना, लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ले। तो सब्सिडी इसको कब रिकॉर्ड करेगी? और उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्रोबेबल। इसको हम कहते हैं प्रोबेबल आउटफ्लो। सही, यानी हमारी जेब से पैसे जाने के चांसेस प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी है कि पैसे जाएंगे। सुनिए, क्योंकि अब 37 तो हमने किया हुआ नहीं है, जो वहां तो पूरा रिवाइज करा के यहाँ बताऊं, तो उसका जितना भी बनता है वो यहाँ बता रहा हूँ। सुनिए इधर भाई, केस फाइल हुआ हुआ है। अच्छा भाई प्लीज समझिएगा, पर सब्सिडरी के लॉयर ने उसको ये कहा कि भाई आपके ये केस हारने के चांसेस, मतलब होता है ना कि अनलाइकली है कि तुम केस हार जाओ। क्या है? अनलाइकली, यानी प्रोबेबल नहीं है, पॉसिबल है। अनलाइकली, यूं अनलाइकली कह लो, तुम्हें ये भी वर्ड वो लगेगा, अनलाइकली, यानी ऐसा नहीं है कि तुम केस हार जाओगे। पर इस केस में IS 37 जो एक अलग से स्टैंडर्ड तुम करोगे डिटेल में, सही है, वो ये कहता है कि चलो आपके पास हारने के चांसेस प्रोबेबल नहीं है, अनलाइकली है, बट फिर भी आप इसको अपने शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करके बताओगे। यानी मैं ये एंट्री नहीं बनाऊंगा, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, एक्सपेंस की एंट्री नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ उसको लिख के दूंगा। क्या करके दूंगा? डिस्क्लोज करूंगा। क्या करूंगा? लिखूंगा कि हमारे ऊपर इस कस्टमर ने केस फाइल किया हुआ, इतने की फाइन है जो लग सकती है। अब आप बोलेंगे सर ये जो फाइन है ये आपको कैसे पता लगेगी? ये एक्सपर्ट बताएगा, ये लॉयर बताएगा। कौन बताएगा? जिसने ऐसे ही नेचर के केसेस पास में हैंडल किए हुए हों। अच्छा, ये सारी कहानी किसकी चल रही है? पेरेंट की, सब्सिडरी की? सब्सिडरी की। अच्छा, यानी अगर अनलाइकली है बच्चों, तो इसने क्या किया हुआ होगा? डिस्क्लोज किया होगा, लिख के दिया होगा। लिख के दिया होगा। अब आगे सुनिएगा, लिख के दिया हुआ है फोकस के साथ। अब मैं तुमसे ये बात पूछूं कि किसी कंपनी की लायबिलिटीज अगर ज्यादा हो तो नेट एसेट्स क्या होंगे? कम होंगे। सोच लो एक बार, पक्का है जितनी लायबिलिटी ज्यादा उतने नेट एसेट्स। वेरी गुड यार, आगे सुने। अब हुआ ये कि पेरेंट एंटिटी का दिल हुआ कि भाई इस कंपनी को एक्वायर करता है। किसको एक्वायर करता है? सब्सिडरी को। अच्छा, आपको मैंने सिखाया है कि जब भी किसी कंपनी को एक्वायर करोगे तो क्या अंधों की तरह उसकी वैल्यूएशन होगी? वेरी गुड यार, वैल्यूएशन होगी। सुनना आगे सर, वैल्यूएशन होगी। हमने कहा कि भाई हमने एट एक्विजिशन सब्सिडरी का शेयर कैपिटल उठाया और डिविडेंड पिक कर ली। बात क्लियर है? आगे सुनिएगा सर, हमने ये कहा कि भाई सब्सिडरी के शेयर कैपिटल हमने लेट से 1000 उठाया, रिटेन अर्निंग 3000, ये आ गया हमारे पास। पीपी की एडजस्टमेंट होगी वो तुम्हें सिखा दी है, जो भी होगी वो एक्सवाइज तुम पार्क कर लेना, सही है। आगे अब मैं तुमसे ये बात पूछता हूँ, चलो पीपी भी यहाँ पे प्लांट रख ही देते हैं भाई। 500 की एडजस्टमेंट की रिमेनिंग लाइफ है 10 साल, ये भी कर लिया हमने, सही है। आगे सुनो, मैंने ये कहा कि अगर मैं सब्सिडी के फाइनेंशियल देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाए मैंने खरीदने से पहले, देखूंगा नहीं कि क्या क्या चल रहा है उसमें। मैंने ये यहां तक फिगर उसकी कहां से उठाई होगी? बुक से। ये कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू। ये मैंने उसकी बुक से उठाया होगा।
मैं पेजेस घुमा रहा था, उसकी बुक्स में एक चीज लिखी हुई थी कंटिजेंसीज के नोट में कि देयर इज अ केस फाइल्ड बाय अ कस्टमर, सही है, क्लेमिंग पेनल्टी ऑफ ₹800, क्लेमिंग पेनल्टी ऑफ ₹। अच्छा, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, ये अगर वहां पे लिखत पढ़त हुई भी है तो क्या उसने इसको रिकॉर्ड किया हुआ या डिस्क्लोज किया हुआ? यानी उसके नेट एसेट्स के अंदर, इस नेट एसेट्स के अंदर 4000 के अंदर उस 800 का इंपैक्ट शामिल। अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर होता तो नेट एसेट्स क्या होते? तुम खुद तो कह रहे थे कि जितनी लायबिलिटी ज्यादा होंगी उतने नेट एसेट्स कम होंगे। पहले बताओ, ये बात क्लियर हो गई? पक्का? यहां तक कोई सवाल तो पूछो पहले। ये पूरी कहानी क्लियर है कि सिर्फ ये समझाना चाह रहा था तुम्हें कि वो जो लायबिलिटीज की बुक्स में डिस्क्लोज हुई है मतलब रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि तुमने ये नेट एसेट्स की बुक्स में से उठाया ना। अच्छा जी, अब होता ये है कि तुम्हारे लॉयर का ओपिनियन अपना होता है, उसके लॉयर का ओपिनियन, क्योंकि बाज औकात हम लॉयर को घेरते भी नहीं, देखो मेरे साथ काम करना नहीं करना, देखो फीस देता हूं मैं, तो लोगों को ये बता ये केस में जीतूंगा ताकि मुझे लायबिलिटी रिकॉर्ड। ये कौन कर रहा है हरकत? सब्सिडरी कर रहा है अपने लॉस को बचाने के लिए, अपने लॉस को। भाई अल्टीमेटली हारेगा तो पे तो करना ही है ना, पर उसने अभी लोगों को अच्छा अच्छा देखने के लिए सिर्फ इसको डिस्क्लोज किया रिकॉर्ड। ये हरकत किसने की है? सब्सिडी ने की है। अच्छा जी, यानी अब सुनिएगा मेरी बात आगे प्लीज। अच्छा, कश्यप कहने वाला है कि मतलब जीत भी सकता है हार भी सकता है, बिल्कुल इसलिए डिस्क्लोज किया है, बिल्कुल सही कह रही हो। आगे सुनो, जब मैं किसी कंपनी को खरीदने लगा ना तो आपको कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं आप इंसान का बच्चा बन के इसकी वैल्यूएशन करा लेना। ये जो केस उसकी बुक में डिस्क्लोज हुआ है ना, हो सकता है तुम्हारा लॉयर कहे कि तुम इसको रिकॉर्ड करो। इसको क्या है? पेरेंट को, क्योंकि अब इस कंपनी का मालिक कौन बनने जा रहा है? पेरेंट एंटिटी। पहले बताओ यहां तक क्लियर हो? पक्की बात है। अच्छा आगे सुने, हुआ ये कि जब मैंने अपने लॉयर को ये केस दिखाया, उसने बोला भाई ये तो ऐसा केस है प्रीवियसली मैं डील करता हूँ, ये केस हम हार जाएंगे, तो आप इसको क्या कर लें? तो सर आप तो पहले एसेट रिकॉर्ड करा रहे थे, यानी लायबिलिटीज भी रिकॉर्ड होती हैं? डेफिनेटली यस। अब मुझे एक बात बताओ, कल को वो कंपनी केस हार जाए तो अल्टीमेटली बल्ली तुम्हारी है, क्योंकि तुम उस कंपनी के मालिक हो। तुम ये कह रहे हो ना कंसोलिडेटेड एसेट्स का मतलब क्या है? तुम्हारा उसका सरमाया, तो तुम जब उसके एसेट्स लेके आते हो तो उस वैल्यू पे लाते हो ना जितने के तुम्हें मिले, हाँ या नहीं? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, जो उस कंपनी की लायबिलिटीज है वो भी लेके आते हो, हाँ या नहीं? यस सर। तो उसकी वो लायबिलिटी जो उसने डिस्क्लोज की है जो कि होनी चाहिए रिकॉर्ड, तो तुम सब्सिडी को कहोगे यार रिकॉर्ड तो कर, वो करेगी? क्यों? वो बोलेगी मेरे लॉयर ने कहा था वो डिस्क्लोज हुई है, तो फिर हमें तो करनी है कंसोलिडेशन, हम तो अपने हिसाब से करेंगे, तो क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूं या ना करूं? क्योंकि मेरा लॉयर मुझे कह रहा है कि तुम्हें बोले कि तुम्हें इसको पे करना होगा। तो अब मैं तुमसे ये पूछूं, क्या वो 800 की अमाउंट इसके अंदर से माइनस हुई भी है? होनी चाहिए, क्योंकि लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी तो वो माइनस होगी। पहले बताओ यहां तक केस क्लियर है? चलिए जी, आपने यहां लिख दिया कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्डेड, कितने से? नेट एसेट्स कितने आ गए? 3700। ऐसा ही है। मैं तुमसे एक बात ये पूछूं, 5000 के 500 क्या लिखा है भाई? प्लांट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, गलती से लिख दी थी मैंने, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ये जो पीछे दफ्ते में नहीं बदली, प्लीज सुनिएगा। अच्छा, अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, जरा सुनना। मैंने कहा कि सर दूसरे स्टेप में बच्चों आप क्या निकालते हो? गुडविल। या बहुत अहम बात बता रहा हूं, प्लीज सुनना, ये गुडविल कंसिडरेशन। मैंने कहा कि सर आपने कंसिडरेशन पे किए 4500, ये 4500 आपको किसकी बुक्स में से मिली होगी? पेरेंट एंटिटी की बुक्स में से। मैं यहाँ पे बच्चों नेट एसेट्स कितने रखूं? गुडविल कितनी? आपको मैं एक बात बताऊं, प्लीज सुनना, अगर प्लीज सुनो, ये बहुत अहम बात सिखा रहा हूं। अभी आप कह रहे हैं आपने गुडविल के लिए पे किए 800, सही है। अगर मैं इस 800 को माइनस नहीं करता जो कि कंटिंजेंट लायबिलिटी है, मैं आपको हल्फिया बताऊं, आप गुडविल का 1 रुपया भी नहीं देते, क्योंकि इस कंपनी की वैल्यूएशन गलत हुई होती। अब सुनो मेरी बात वापस से,
इस कंपनी की अपनी वैल्यूएशन में तमाम फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स को इनकॉर्पोरेट करूं तो इस कंपनी के एसेट्स बन जाते हैं 4500 के। ये रहे 4000। अगर मैं लायबिलिटी को कटा दूं, मैं कंटीजेंट लायबिलिटी को कंसिडर ना करूं, ये कब होता? जब मेरा लॉयर भी कहता कि ये केस तुम, ये कब होता? जब हमारा लॉयर भी हमें ये कहे कि ये केस हारने के चांसेस अनलाइकली हैं, तो तुम भी इसको कुछ पर तुम डिस्क्लोज लाजमी करते हो। ऐसा है? ये तुम हरकत क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम कह रहे हो कि भाई तुम्हारी कंपनी की वैल्यू ये बनती ही नहीं है, तुम मुझसे पैसे ले लो, पर वो फिर गुडविल के नाम पे होंगे, वो एसेट्स के नाम पे नहीं होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने वो लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया तो उससे मेरे नेट एसेट्स क्या हो जाएंगे? क्योंकि खुद भी सोचो, अगर ये सब्सिडी कर चुका होता तो उसके नेट एसेट्स के 4500 होते हैं, 3700 होते, 3700 होते। तो मुझे बताओ, इस कंपनी की प्रॉपर वैल्यूएशन 3700 या 4500 है? उस लायबिलिटी को माइनस करने के बाद हमने यही किया है। अच्छा जी, वेरी गुड। आगे सुने, मैंने कहा कि भाई मैंने इसको पे किए 4500, बाकी 800 किसके पे किए हैं? गुडविल के। मैं बोलता हूँ अगर भाई ये, अगर मैं ये कंटीजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज रहने देता तो मेरी गुडविल का 1 रुपया भी नहीं जाता, क्योंकि मैं इस कंपनी को सही वैल्यू दे रहा हूँ जो कितनी बनती है 3000, और फिर भी ज्यादा जा रहे हैं तो वो किस नाम पे जा रहे हैं? गुडविल के नाम पे जा रहे हैं। पहले बताओ, ये बात क्लियर है? पक्की बात है भाई? ऑनलाइन में प्लीज कंफर्म करें, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जल्दी से। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। आगे सुने, ये कहानी यहाँ हो गई। जैसे इस वाले पूरे केस में मैंने आपको ये समझाना था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक लायबिलिटी सब्सिडरी की बुक्स में डिस्क्लोज हो, हम उसको रिकॉर्ड करें? हो सकता है? अच्छा, तो ये भी तो हुआ था ना कि जब एक एसेट उसकी बुक्स में कम पे रिकॉर्डेड था, हमने उसको, क्योंकि हमने उसके लिए ज्यादा पे किए थे। बात समझ आ रही है? आगे। अच्छा भाई, अब हम आ गए रिपोर्टिंग डेट पे। हमने कहा सर ये हो गया 6500, ये रिटर्निंग इंक्रीज क्यों हो गई? प्रॉफिट कमाया होगा 1 साल में भाई। चले जी सर, ये बात हजम नहीं हुई कि गुडविल कैसे हुई 800 की। चलो अब यूं कर लेते हैं, तो देख लो भाई। भाई मुझे एक बात बताओ, इधर इधर प्लीज सुन लो। जीशान हनीफ, ये लो भाई हाजमूला, ये जो 4500 है, ये लाइबिलिटी को इंक्लूड करके या एक्सक्लूड करके? हमने बोला लाइबिलिटी है ही नहीं। प्लीज सुनना इधर। जीशान मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 800 को माइनस नहीं करूं, ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करूं, तो इस कंपनी की वैल्यू बोली तुम कितनी लगाते? 4500। भाई जीशान पहले बताओ, ये बात समझ आई? 4500। तुमने कहा कि भाई इस कंपनी ने एक लायबिलिटी जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं की है, क्योंकि मेरा एक्सपर्ट मुझे कह रहा है वो होनी चाहिए, तो हमने क्या रिकॉर्ड की? अच्छा, क्या सब्सिडी कर रहा है या हम वैल्यूएशन कर रहे हैं? हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, तुमने इस कंपनी की वैल्यू कितनी डिटरमाइन की है? 3700। तुम इसको पैसे कितने दे रहे हो? तो तुमने ज्यादा किस लिए दिए हैं? गुडविल के लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर बच्चा तुम इसको 800 को इनकॉर्पोरेट नहीं करते तो गुडविल का 1 रुपया भी नहीं आता। तुम कहते कि कोई लायबिलिटी वैलिडिटी नहीं है, जितनी वैल्यू है मैंने उसके हिसाब से पैसे दिए हैं। ये बात क्लियर है जी? अभी अभी आगे आ रहा हूं मैं, अभी आगे आ रहा हूं, वही तो बता रहा हूं। आगे बस एक स्टेप आगे रिपोर्टिंग पे आ रहा हूं। सही है भाई? देखो सुनो इधर, सुनो भाई, मैं ये कह रहा भाई, अमाउंट तो रिकॉर्ड हो गई ना। अच्छा, मुझे अपने आप से सवाल पूछो, अगर सब्सिडी अकाउंटिंग सही कर लेता, इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी होती? हमने जो ही किया। वो कह रहा है तुम किसी ऐसी अनजान कंपनी को भी खरीदने जा रहे हो ना, सही है ना? तो हो सकता है उसने टोपी ड्रामे किए हो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंट्रोल तुम्हारे पास होता है जब तक तुम उस कंपनी के मालिक हो। तो लोगों ने तो टोपी ड्रामे किए हुए होंगे, तुम उसकी बात मान लोगे या अपने हिसाब से देखोगे चीजें? भाई तुम्हें कोई कह रहा है यार ये 0 मीटर कार है, मैंने इसमें पाँव भी नहीं रखा, तो ऐसे ही बैठे होगे, खोल के चेक करोगे? ये भी वही है। बात समझ आई? तो ये है इधर। तो भाई समझने की बात ये है कि तुम अपने हिसाब से वैल्यूएशन कर रहे हो। पहले बताओ, यहाँ तक बातें क्लियर है? पक्की बात है यानी सब पीछे, आप सब पक्का? ओके भाई, ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ। अच्छा भाई, अपना आंसर 800 कंडीशन के दिए, वो गुडविल के कैसे? अबे भाई मेरी माँ की कसम, कंडीशन के नहीं दिए। मैं बोल रहा हूँ एक चीज अपने आप से पूछे तो सुनो यार इधर भाई। अगर ये 800 की लाइबिलिटी, भाई खुदा के बंदो इधर, अगर ये 800 की लाइबिलिटी सब्सिडी रिकॉर्ड कर लेता तो इसके नेट एसेट्स 800 से कम होते या ज्यादा होते?
कम होता है, अगर वो रिकॉर्ड, मैं यही कह रहा हूं कि जो भाई कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि किसी कंपनी को खरीदने जाओ तो देख लेना उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट तो नहीं हुए हुए, अगर हुए हुए तो अपने हिसाब से लेके आओ। मुझे बताओ, तुम एसेट को भी जो फेयर वैल्यू पे लेके गए थे तो तुमने क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट किया था? क्योंकि तुम तो किसके हिसाब से लोगे एक चीज, फेयर वैल्यू के हिसाब से। तो मैं तुम्हें फिर ये कह रहा हूं कि जब मार्केट में तुम्हें लॉयर ये कह रहा है, तुम्हारा एक्सपर्ट ये कह रहा है, सुनो मेरी बात, देखो तुम्हारी जेब से अभी भी 4,500 ही जाना है। अब तुम चाहे गुडविल के पैसे दो या ना दो, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी वैल्यूएशन की। आप सुनो मेरी बात, एक बात है, कल को ये केस हार गए तुम, कल को ये केस हार गए, तो तुम बाद में लायबिलिटी बुक करो या पहले लायबिलिटी रिकॉर्ड करो, दोनों में से क्या अच्छा है? पहले। ये भी तो वही केस है कि भाई कल को केस हार गया तो मुझे पहले से ही पता था ये बल्ली थी, तभी मैंने उसको अपनी वैल्यूएशन में क्या किया है, इनकॉर्पोरेट किया है। पहले बताओ, अब बात क्लियर है? पक्की बात है भाई? ऑनलाइन वाले अफनान जल्दी बता दे, क्लियर है? ये वही वाली बात चल रही है कि पहले ही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रूडेंट होकर चीजें कर लो, ये वही चल रहा है। आगे सब्सिडी ने रिकॉर्ड नहीं की, मैं अभी आगे आने तो एक साल बाद कुछ होगा, उधर ही आ रहा हूं मैं। भाई पहले बता दो, डे 1 क्लियर है? भाई तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, डे 1 क्लियर है? डे 1। अच्छा मैं अभी एक एक करके पूछ रहा हूँ, आप बताएं प्लीज मुझे कि ये पेरेंट एंटिटी ने क्यों रिकॉर्ड किया है? पेरेंट एंटिटी ने बातें नहीं हुए, बातें नहीं, पेरेंट एंटिटी ने 800 को रिकॉर्ड क्यों किया? उसके लॉयर ने ये कहा था कि हमारे हिसाब से लायबिलिटी बन सकती है, तो सब्सिडी ने इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं किया था? उसके हिसाब से नहीं बनती, तो उसका लॉयर कह रहा तो उसकी मान लेते हैं, हम वैल्यूएशन अपने हिसाब से करेंगे उसके हिसाब से। अच्छा तो क्या आप उसको पैसे कम देंगे या उतने ही देंगे जितने मार्केट में देने हैं? पैसे तो उतने ही देंगे। अब हमें वैल्यूएशन करनी है, हमें देखना है कि क्या वाकई हम उसके एसेट्स के लिए दे रहे हैं या अपने पास कोई लायबिलिटी भी आ रही है एडिशनल। तो इस केस में क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये लायबिलिटी को तमीज से रिकॉर्ड कर लेता तो उसके नेट एसेट्स इतने नहीं होते, इससे कम होते। तो अगर वो लायबिलिटी अब हमारी होने जा रही है तो उसको पहले ही तस्लीम करो, तो उसको रिकॉर्ड कर लें। तो हमने उसकी वैल्यूएशन कितने पे लेके आ गए? 3,700 पे। ये बात क्लियर है? अच्छा भाई कश्यप कह रही है सर लॉयर दोनों को अलग अलग पहले से शुरू में पेरेंट लॉयर अपना वाला हायर कर ली अपनी सब्सिडरी के लिए। कश्यप लॉजिकल सी बात है, अभी तो सौदा नहीं हुआ ना, अभी मैं बंदी देखने गया हूँ, शादी किया, हाँ बोलेगी तो फिर उसके बाद कुछ करूंगा ना इधर, सही है ना? मतलब हाँ बोलेगी, फिर फेरे होंगे, शादी होगी, कबूले कबूले होगा, फिर सारी बात है ना, फिर मेरे हिसाब से चलेगी वो, उसको खर्चा भी मैं दूंगा घर का। पहले से कैसे बोल दूं तुम सब कुछ मेरे लिए तू ही है इधर, ये तो तू तो है ही गरीब पैदाइशी, बीवी से शादी करेगा जॉब दिलवाने के लिए? कैसी गुर्बत वाली एग्जांपल है तेरी यार, शादी भी जॉब के लिए कर रहा है उससे, तो काम करवाएगा उससे? अल्लाह की कसम यार तेरे कॉन्सेप्ट ही हिले हुए इधर। चले इधर, अब तो प्लीज सुने भाई, देखो ये वही पेरेंट और सब्सिडी कॉन्सेप्ट है, तो सीख लो भाई। कश्यप ने ये कहा कि सर, इधर सुन लो, कश्यप ने ये कहा कि सर आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, आप उसका लॉयर ही बदल दें। वो भाई पहले उसको एक्सेप्ट तो करने दो, उसका लॉयर मैं कैसे बदलूं? अभी मैंने क्या उसको खरीद लिया है या वैल्यूएशन हो रही है? भाई मैं सिंपल एक बात कह रहा हूँ, इधर इसकी यूं एग्जांपल है, सुनो इधर एक और लेमन एग्जांपल है, सुनो भाई, इधर सुन लो प्लीज फोकस के साथ। मैंने सिंपल एक काम कही भाई कि अगर मैं कोई कार परचेज करने गया, सिंपल बेसिक एग्जांपल, सही है भाई, मुझे कह रहा है यार ऐसी वीआईपी कार है उसका, बिल्कुल सही एकदम ना मस्त, इसका बस स्टीयरिंग है ना सही है ना, मेरे को किसी ने जाते हुए बोल दिया सर इसका स्टीयरिंग जो है ना वो मसला करता है, इसकी अलाइनमेंट भी सही नहीं है, इसने खाली डेंटिंग वेंटिंग करा के खरीदी है, ठुकी भी गाड़ी गई है। अच्छा तुम खुद सोचो, ऐसी चीज को वैल्यू तुम ज्यादा दोगे या कम? कम देंगे। पहले बताओ ये बात क्लियर है? तो मैंने भी यही किया भाई, मैंने उसकी वैल्यूएशन क्या की है, पर उसको मैं बिजनेस सेंस में लाके बता रहा हूँ कि मैंने उसकी लायबिलिटी को अज्यूम कर लिया कि अब ये खर्चे टेक्निकली किसने करवाना है, मैंने करवाना है, वो ये 800 का। क्लियर है? अब क्लियर है? जल्दी से, हाँ जी जल्दी से बता दो भाई। कश्यप ओके, इधर देख लो जल्दी भाई, इसको एक साल आगे लेके चले कि लॉयर जिंदा है मर गया, कंपनी चल रही है नहीं चल रही, इधर इधर आ जाओ भाई आगे। एक साल बाद आ गया भाई, इधर देखो प्लीज यार, 2 मिनट की बात है, सुन लो, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी।
ज्यादा पैसे कम पैसे, लॉयर मेरा सब कुछ सिखा दूं तो मेरा देख लो, सवाल करो। तू तो हाँ नहीं बोल, तू तो बंदा ही गंदा है। शादी करूंगा, जॉब कराऊंगा उसको, बीवी की कमाई खाएगा भंगी इधर। तो बोल रहे क्या हो गया? इधर 7,500 प्लीज इधर। अच्छा भाई अब प्लीज सुनना, पहले तो बताओ अगर इस प्लांट की फेयर वैल्यू 500 की एडजस्टमेंट थी तो 10 साल इसकी लाइफ की रिपोर्टिंग में कितना रखूं? 450। ये अपनी जगह कॉन्सेप्ट इंटैक्ट है, यस और नो? यस सर, वेरी गुड। अब देखिए 2 मिनट की कहानी है, सब क्लियर हो जाएगा। सुनेगा मेरी बात फोकस के साथ। मैं तुमसे दो बातें पूछता हूं। अगर ये केस, पहला केस करवा रहा हूं, सही है ना, इसको हम अगली क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, पर अभी ये बहुत अहम है समझना। मैं इसका सवाल भी नहीं दे रहा तुम्हें अभी, मैं होमवर्क जो दूंगा उसमें हटा के दूंगा, ये दूसरा सवाल दे दूंगा। पर पहले इसको बहुत क्रिटिकली समझना है क्योंकि इसके इंप्लीकेशंस पीएनएल पे भी होते हैं, तो इसको प्लीज तमीज से समझना। बच्चे ब्लेंडर मार के आते हैं इसमें। सुनो आगे, मैंने तुमसे आखिरी बार पूछा क्या पहला केस डे 1 का क्लियर है कि मैंने रिकॉर्ड क्यों किया है? पक्की बात है। चलिए जी आगे सुनो। मैं कहा रिपोर्टिंग डेट पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मैं पहली पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, मैं हर पॉसिबिलिटी को डिस्कस करूंगा। पहली पॉसिबिलिटी, मैंने कहा व्हाट इफ ये केस अभी भी चल रहा है? व्हाट इफ अभी भी ये केस चल रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इफ अभी भी ये केस, पहला केस है। मुझे एक बात का जवाब दो, क्या वेरी गुड रोहान ने जवाब दिया है? और मैं जिससे रैंडमली पूछूंगा बता दोगे तो मजा आ जाएगा। पहले एक एक करके बात। चलिए अहमद तू बताएगा? वेरी गुड। सुनो भाई सब सुनना, अगर अभी भी ये केस चल रहा है और सब्सिडरी ने अभी भी इसको, क्योंकि वो उसके अपने हिसाब से चला रही है, उसकी बुक्स में अभी भी क्या हुआ होगा? डिस्क्लोज हुआ होगा। सही कह रही है? वेरी गुड यार। अच्छा तो अब हम वापस से क्या करें? रिकॉर्ड करने प्लस कर दूं, लेस करेंगे? भाई क्या ये सही कह रहा है? इतना सिंपल है ये, लॉजिकल सी बात है। उसने नहीं किया हो तो वापस से करो ना। तो सर ये डे 1 पे किया तो था, तो सर जो वापस तुम्हारे पास फाइनेंशियल जाए उसके अंदर ये रिकॉर्ड। बात क्लियर है? पक्की बात है। तो क्या मैं अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाऊंगा कितने की? वेरी गुड यार। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है। चलो जी पहला केस तो ये हो गया, हमने 800 वापस से रिकॉर्ड कर दिया ओनली इफ नॉट सेटल्ड। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ओनली इफ नॉट सेटल्ड? भाई सीधी बात है, सेटल नहीं हुआ और केस का फैसला अभी भी नहीं आया तो उसने पहले भी डिस्क्लोज किया हुआ था। हमने क्या किया, उसको वापस से रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि हमारे हिसाब से अभी भी हमारा पे करना बनता है। हमारे हिसाब से अभी भी हमारा पे करना बनता है। भाई बात क्लियर है ये? चलिए जी अब कासिम वेरी गुड क्वेश्चन यार। सर ये 450 कैसे आया? ओ भाई 10 अभी सीखा था यार, 10 साल लाइफ थी, डिवाइड कर 10 से, मल्टीप्लाई कर 9 से, आफ्टर डेप्रिसिएशन है यार। ऐसा तो नहीं कर भाई, मैंने अलाउ किया था जितने सवाल पूछो, बट ये कि वो तो नहीं पूछो जो बता चुका हूं इधर। अच्छा भाई प्लीज इधर पहले बताओ, अम्मी की कसम है तुम्हें, ये ना केस क्लियर है? अगर सेटल ना हुआ पक्का भाई सबको, जाने तुम्हें भी, और भाई पवन अली सबको पक्का? कश्यप जल्दी से हाँ, पहले हामी भर दो भाई, मैं आगे जाऊंगा जल्दी। जिमी भाई हाँ, कश्यप सवाल पूछो, एक सवाल है जल्दी से। ओके जी जल्दी से, कोई अच्छी बात है यार, सभी सीख रहे हो। कश्यप जल्दी पूछो। चेयर है यहाँ पे सर? अब तो वो हमारी सब्सिडी बन गई। अच्छा देखो एक बात सुनो, इधर सुनो सुनो सुनो, सब्सिडी अभी भी ये वही है। सुनो इधर, इधर सुन लो। कश्यप कह रही है सर अगर वो हमारी सब्सिडी बन गई तो अब हम लॉयर चेंज कर ले। मैं आपको बता दूं, सुनो इधर, सुनो इधर फोकस के साथ। मैंने आपको डे 1 पे क्या सिखाया बच्चों, ये सुनो। मैंने आपको डे 1 पे ये सिखाया था कि उसकी मैनेजमेंट अलग है, हमारी मैनेजमेंट वो अलग ऑपरेट होती है। हम खाली बीइंग अ ओनर उसमें चीजें देख रहे हैं। सही है? अब खुद सोचो एक बात, प्लीज समझना। मैं तुम्हें चलो कॉन्सेप्चुअली प्रूव करके जाता हूँ आज की क्लास में, सुन लो इधर, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना काम ही ये जिंदगी में। सुनो इधर,
अगर मैं सब्सिडी का मालिक बन चुका हूं तो मैं क्या बेवकूफ हूं कि मैं अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा, नुकसान दिखाऊंगा अपना? कौन सी बुक्स में? सेपरेट बुक्स में। तो जैसा वो सब्सिडी नहीं चाह रही थी, अब हम नहीं चाहेंगे। कौन सी बुक्स में? पर कंसोलिडेटेड बुक्स में आपकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि आपने उस दिन बाद में बाबू किधर, कौन सी क्लास है? हमारी वाली होगी, बैठ गया। अच्छा बैठ गया खाली सुन लियो। ऐसे नहीं मैं समझो कोई ए लेवल्स का बच्चा है। अच्छा इधर अपना ही भाई है इधर। अच्छा भाई सुनो इधर प्लीज, जानी बात नहीं प्लीज सुनो। अच्छा भाई कशा कबूल नहीं ओके सही, पर बात सुन लो भाई। जब जिस कंपनी का पहले कोई और मालिक था उसने अपना नुकसान चाहा था, हाँ या नहीं? नहीं, तो उसने अपने हिसाब से उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। तो हमने कहा भाई उसका लॉयर उसके हवाले, उसकी मैनेजमेंट उसके हवाले, सही है। फिर मैंने कहा जब मैं मालिक बन गया तो मैं भी तो नुकसान नहीं चाहूंगा। तो कंसोलिडेटेड बुक्स में मेरी मजबूरी है, रीजन क्योंकि उसकी वैल्यूएशन डे 1 पे किसने की थी? हमने की थी। तो वो मजबूरी हो गई, उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा जब तक वो सेटल नहीं हो जाता। अब क्लियर है? पक्का? और मेरी माँ की कसम दोनों के लॉयर क्या हैं? अलग है, सही है, एक साथ नहीं हो सकते। क्लियर है? अच्छा वेरी गुड, सुन लो इधर। एक केस किया हमने, कौन सा केस? कि ये केस सेटल। वेरी गुड यार, सुनो। यानी सर मैं ये कह सकता हूं, एक एक चीज बता रहा हूं। रोहन कह रहे सर पेरेंट ने सब्सिडी बाय करते हुए लायबिलिटी के पैसे डिडक्ट कर लिए थे। यही तो गलत कह रहे हो तुम, पैसे डिडक्ट नहीं किए थे। क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने टेक्निकली इस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करके उसको ये पैसे गुडविल के नाम पे दे दिए हैं, जो कि मुझे देने नहीं चाहिए थे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिकली सोचो, अगर ये मैं लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करता, गुडविल की वैल्यू क्या आती? तो टेक्निकली मैं इसको ज्यादा जो पैसे दे रहा हूँ सिर्फ इसी लायबिलिटी की वजह से, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मैं ये इसको पैसे नहीं देता तो उसको गुडविल के भी नहीं जाते। पहले बताइए बात क्लियर है भाई? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ ना, अगर इस लायबिलिटी को हटा के सोचो तो तुम्हारे नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी होती? 4000। 7 साल बोलोगे 4000, तुम दे भी कितने रहे हो? गुडविल की वैल्यू क्या होती? पर तुम कह रहे हो कि हमने मान लिया कि तुम्हारी ऑब्लिगेशन है, अब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं फिर भी तुम्हें पैसे कितने दे रहा हूं? तो वो किस लिए ज्यादा दे रहा हूं? गुडविल के लिए, क्योंकि वो लायबिलिटी हमने मान ली है जो कि सब्सिडी ने नहीं मानी। बात क्लियर है? पक्का? अच्छा जी, गुडविल के पैसे लायबिलिटी की वजह से। अच्छा भाई क्या रोहान ने अब अच्छी बात कही है, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये वाकई कंक्लूजन किया है इसने? हम टेक्निकली गुडविल के पैसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने लायबिलिटी को मान लिया, उसकी वैल्यूएशन हमने क्या की है? कम कर दिया। यानी हम कह रहे हैं कि हमने एक सस्ती चीज महंगी खरीदी है, जबकि वो मुझे 4500 की ही चीज दिखा रहा था और मुझसे पैसे भी कितने मांग रहा था। अब सुनो, आप देखो यहाँ पे कनेक्शन है। मैं कह रहा हूँ पैसे भी कितने दिखा रहा था, मांग भी कितने रहा था। पर मैंने उसको कहा बेटा मैं तेरी एसिड की औकात के लिए 4500 नहीं दे रहा, उसमें से 800 किसके लिए दे रहा हूँ? गुडविल के लिए। फिर भी तेरी लायबिलिटी मान ली। अब क्लियर है? पक्का? ये तो नींद में भी नहीं भूलना आप तुम ये कि भाई 800 रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा फिर इसी केस को मैं फिर आगे लेके जाऊंगा, पर अगला बताओ, साल के आखिर में पहला केस सीखा है भी अगर सेटल, तो ना सब्सिडी ने इसको रिकॉर्ड पहले किया था, हम करेंगे वापस से, पक्की बात है। चले जी अगली क्लास में मिलते हैं इसी की कैरी फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट के साथ। चले जी अल्लाह हाफिज। अगली क्लास में बताऊंगा सारी चीजें, सही है?